सर। ओके सर, थैंक यू। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। अच्छा, हम लोग फाइनेंस में ना स्टार्ट किए थे सर डिविडेंड डिसीजंस। बहुत ही एक वाइटल टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। एक्चुअली फाइनेंस के अंदर ना 3 कारण से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा जाता है सर। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको पढ़ने का मेनली 3 पर्पस है। ये बात लास्ट दिन भी बोला था, एक बार वापस रिकॉल करा रहा हूँ, रेडी अच्छा होता है। 3 पर्पस क्या है? आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े हो ना मैम के पास, उसमें भी देखना। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और एक क्या होता है ऑपरेटिंग डिसीजंस। वैसे डिविडेंड डिसीजन ऑपरेटिंग का ही एक पार्ट माना जा सकता है, बट वहां पर इस तरह से बोला नहीं गया। चलो ठीक है, बट फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट तो वहां पर आपको दिखता है, और बाकी ऑपरेटिंग के लिए जो कैश फ्लो होता है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का 3 पर्पस है। एक, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है पैसा का जुगाड़ कहाँ से करें। साधारण भाषा में बोलता हूँ समझने के लिए और जिंदगी भर याद रखने के लिए। फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने जुगाड़ कहाँ से करें, मैंने पैसा का जुगाड़ कहाँ से हो। आपको करोड़ चाहिए, लाख चाहिए, हजार चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आपका जो जैसा भी स्टाइल का बिजनेस हो। अगर आप फुचका दुकान खोलोगे करोड़ लेके क्या करोगे? 10-20 हजार से खुल जाएगा फुचका स्टॉल। तो जुगाड़ करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है उसको फाइनेंसिंग डिसीजंस बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ पर पैसा लगा रहे हो, जैसे मैंने आपको फुचका स्टॉल बोला। अब कोई बोलेगा सर हम फुचका स्टॉल क्यों लगाएं, हम बड़ा सा बिजनेस करेंगे। अरे सर, बड़ा बिजनेस के लिए ही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा जाता है। तो बड़ा सा बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट करने से रिटर्न टाइम में मिलेगा? दिवाली, प्री दिवाली। जैसे जोमेटो का रिजल्ट आया है क्वार्टर का, गजब का प्रॉफिट दिया है। जोमेटो एकदम छा गया सर। दीपिंदर गोयल जो जोमेटो का ओनर है, आजकल इतना इनोवेटिव कुछ आइडिया ले रहा है। आप लोगों ने देखा उसका एक स्टांस लिया था एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का, क्या कि गुड़गांव में उसका मेनली उसका कंपनी गुड़गांव से ही है जोमेटो का। सर गुड़गांव लाइव में इवेंट भी निकाल दिया ये लोग, क्या जोमेटो कर वाला लोग। क्या निकाला सर? लाइव इवेंट मतलब कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट का टिकट बेचना चालू कर दिए। हाँ, वो तो पेटीएम से लेके। हाँ तो वही तो, अभी तो ये दिलजीत ये लोग का कॉन्सर्ट में जो पैसा छापा है सर ये लोग। कहाँ पर इवेंट, क्या पैसा छापा है? दिलजीत का इवेंट हो रहा है पूरे वो ऑल ओवर अच्छा, इंडिया में, दिलजीत वहाँ पे दिलजीत पूरा। दिलजीत दोसांझ हाँ, जी। फिर ये बड़ा बड़ा सिंगर और आया है, ये ब्रायन एडम्स आया है बाहर से, ये लोग का दिलजीत कॉन्सर्ट में भी दिलजीत पैसा दिलजीत तो छापा। छा गया। दिलजीत दोसांझ जी नहीं आते? दिलजीत दोसांझ जी पंजाबी रॉक स्टार है सर, सिनेमा भी करता है, अभी तो बाहर ही रहते हैं, कनाडा यूरोप तो इधर ही सब। गजब छा रहे हैं सर। हाँ, हाँ, पैसा का बात अलग है, लेकिन लोग इतना पसंद कर रहा है, अजब बात है। और मेरे को बहुत पसंद है बंदा, मैंने बहुत डाउन टू अर्थ है, और उनका बात करने का तरीका एकदम छा जाता है। कॉमेडी का हाँ सर करते हैं, कॉमेडी का भी एक अच्छा सेंस है उसका। और स्पेशली ये वाला एक परिणीति के साथ एक मूवी किया ना, वो चमकीला, ठीक है। वो एक्चुअली ओरिजिनल कहानी है। चमकीला जो है देखना सर, मूवी अच्छा है। वो मूवी का जो चमकीला में उसने जो एक्टिंग किया है, जिसका रोल प्ले किया है, बायोग्राफी था एक्चुअली। और परिणीति ने भी उसका वाइफ का जो रोल अदा किया, एक्चुअली हस्बैंड वाइफ का एक रोल था। हाँ 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 हाँ, वो वाला काफी अच्छा। वो एक्चुअली वो काफी अच्छा एक्टिंग किया है उसमें। हाँ, एक्टिंग भी अच्छा करता है, एक वर्सेटाइल है एकदम, सॉलिड। ये देखो, जोमेटो का नेट प्रॉफिट जंप हुआ 399%, अप्रॉक्स 400% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 400%। मजाक है कुछ? जोमेटो छा गया सर। नहीं, वो एक्चुअली दर्श ने बोला, ठीक है, पंजाबी मुंडा है ना, इसलिए दर्श ने, दिलजीत दोसांझ जी एक्चुअली क्या है कि जब जोमेटो ने रिसेंटली पेटीएम का इवेंट का टिकट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो पेटीएम के पास था। पेटीएम एक्चुअली ये सब चीज अच्छा करता था, लेकिन पेटीएम अपना बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है। उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो मैनेज अच्छा नहीं कर पा रहा है। उसका मेन अभी पेटीएम पूरा फोकस किया है पेमेंट कॉन्सेप्ट में, पेमेंट एंड पेमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट में। तो बाकी जो भी चीजें पेटीएम ने डेवलप किया था,
वो उसमें से एक था इवेंट टिकट सेलिंग। उसमें उसको जोमेटो ने परचेस किया, और परचेस करके इसी साल परचेस किया, 2-3 महीने पहले। और उसमें परचेस करने के बाद भी इवेंट टिकट सेल करके बहुत पैसा छापा, वही बात दर्श ने मुझे अभी बताया। और उसमें दिलजीत दोसांझ जी का बात इसलिए की क्योंकि उसका इवेंट का टिकट भी छापा होगा, और उसमें काफी सेल है अभी। वो भी बात कर रहे हैं कि जोमेटो इस तरह से पैसा कमा सर रहा शुरू होने से पहले ही खत्म होगी सेल, क्या वो तो मिली ही नहीं किसी को, सब है। ब्लैक किसी होगी। किसी को मिला ही नहीं, वही बोल रहा है। मैंने इतना ज्यादा, मैंने कितना कमाया होगा फिर जोमेटो, वही बात कर। मैंने टिकट सेलिंग करके, इवेंट टिकट सेल करके, जो रिसेंटली उसने पेटीएम से किया। तो जो भी हो, जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही टाइम पे सही बिजनेस में इन्वेस्ट करने से किस तरह से रिटर्न जनरेट हो सकता है। बट ये इतना आसान नहीं है। अगर तुम 1 साल पुराना जोमेटो का डिटेल्स में जाओ, वो लॉस में था। जोमेटो तो आज से नहीं है, बहुत दिन से चल रहा है। 2011-12 से ऑलमोस्ट जोमेटो अपना स्टार्ट किया है। पहले दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा साइड में किया है, दिल्ली एनसीआर में। उसके बाद धीरे धीरे बाकी ऑल ओवर द इंडिया उसने डेवलप किया। तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों का कोशिश जाके आज जाके जोमेटो धीरे धीरे एकदम रंग ला रहा है। स्विगी इससे पहले स्टार्ट किया था। स्विगी अभी जोमेटो से थोड़ा पीछे ही जा रहा है, लेकिन स्विगी बहुत आगे था, जोमेटो तो कहीं नहीं था। लेकिन अभी जोमेटो का थोड़ा सा आगे है। अभी स्विगी भी आ रहा है स्टॉक मार्केट। स्विगी स्टॉक मार्केट में था नहीं, अब आएगा। अब उसको भी पैसा का जरूरत है। जोमेटो तो आ ही गया, 1 साल हो गया। आया था तब 60 रुपीज, 30-40 रुपीज शेयर का दाम था। अभी तो जोमेटो का शेयर छू नहीं सकते। 256, ये देखो, जब आया था ये, बीच में एक बार 40 टका में चला गया था 2022 में। जब आया था ऐसा करीब 60-70 में आया था, फिर स्टॉक लिस्टिंग होके 120-130 में गया था। फिर इधर नीचे एक बार 40 में भी आ गया था, और वहां से देखो इस बार तो गजब किया। 70-75 से एकदम छा गया, कहाँ 290 तक छा गया। तो मेरा बस कहने का मतलब इतना सा था कि सही इन्वेस्टमेंट। और दीपिंदर गोयल का एक रिसेंटली एक बहुत अच्छा गया, उसने खुद डिलीवरी बॉय बन के गुड़गांव के एक टॉप, एक बहुत ही फेमस मॉल है, उसमें क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ। बहुत फेमस मॉल है गुड़गांव पे। तो उस मॉल में वो डिलीवरी बॉय के लिए गया था, मैंने एकदम कोई पहचान ही नहीं पाया। तो जब वो एंट्री ले रहा है, तो जो गार्ड है ना जो शॉपिंग मॉल में, और उसको लिफ्ट यूज नहीं करने दिया। ठीक है। तो वो बात फिर उसने बाद में जाके जो बाकी डिलीवरी बॉय लोग हैं उनके साथ बैठ, जैसे वो लोग रास्ते में बैठ जाते हैं ना नॉर्मली, उसके साथ बैठ गया। ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये दीपिंदर गोयल है, मैंने जोमेटो का ओनर है खुद। ये चीज तो गजब लगा मुझे। ठीक है, कि किसी को कोई नहीं जानता है, वो अपना बस जा रहा है, कोई थोड़ी मास्क वास्क कुछ नहीं पहना, नॉर्मल में गया। लेकिन बैग लेके, जैसे जोमेटो वाले लोग बैग लेके आते हैं। ठीक है। फिर उसने बोला कि मॉल में काफी दिक्कत करता है, उनको लिफ्ट यूज नहीं करने देता है। क्या दिक्कत होगा अगर लिफ्ट यूज करेगा तो, क्योंकि इतना ज्यादा सीढ़ी चढ़ के सामान लेके फिर उसको पहुंचाने में काफी टाइम लगता है। तो उसने, और तो बाद में वो मॉल का जो मालिक है, वो दीपिंदर का वो ट्वीट देखा, फिर उनको कांटेक्ट किया और बोला कि हम लोग आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे। और हर मॉल वाले अभी इस बात के साथ, क्योंकि मॉल में काफी सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, तो इसलिए जरूरी भी होता है। सो काफी, और ये चीज सबसे अच्छा क्या लगा कि दीपिंदर गोयल खुद एक डिलीवरी बॉय का इमेज लेके गया और उस चीज को देखा। लोगों ने इस चीज को बाद में देखा। भले ही मार्केटिंग हो, लेकिन मार्केटिंग भी का, हाँ, फायदा भी हुआ। और सबसे बड़ा बात कि ये मार्केटिंग कितना ह्यूमन, मैंने एक ह्यूमन टच वाला था। ठीक है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, काफी अच्छा लगा मुझे। मैंने ऐसा मार्केटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा, एकदम डाउन टू अर्थ स्टाइल में। आजकल लोगों का सोच काफी बदल गया है, देख रहे हैं ना। मैं बॉस हूँ टाइप का कॉन्सेप्ट आजकल नहीं है। ये सब सिचुएशन चला गया। पुराना लोग सोचते हैं नहीं, हमेशा शो ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा। दिखाने का क्या है? क्या दिखाओगे? तुम बॉस हो, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम काम कर रहे हो, कोई आपके पास आके काम कर रहा है। उतना शो ऑफ करने का क्या है? हाँ, ठीक है, अनबन रह सकता है बिजनेस के लिए। कभी कोई बोल सकते हैं नहीं पैसा कम देता है, वो देता है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ बिजनेस कॉन्सेप्ट। लेकिन काफी चीजें बदला है, और मैं मानता हूँ कि यूथ को भी ये सब चीजें समझना चाहिए। वो जो सोकल्ड बॉसी स्टाइल एक होता है ना, वो सिस्टम से बाहर आ जाना चाहिए। मैंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जितना सिंपल हो, मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी अच्छा होगा और बिजनेस सर्वाइव करे। पश्चिम बंगाल में मैक्सिमम बिजनेस क्यों बंद हुआ है जानते हो? क्योंकि ये सोकल्ड बॉस स्टाइल के कारण।
ओनर हमेशा ओनरशिप दिखाता था। इंडिया का सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वेस्ट बंगाल में ही था। बड़े बड़े कंपनीज अप टू 1970s 80s तक इंडिया का बेस्ट बेस्ट इंडस्ट्री इधर ही था। उस टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय के रिलेशंस में बहुत गैप हो गया। इसलिए जब भी बॉस लोग जो गाड़ी लेके एंटर करता है, एम्प्लॉय लोगों को ये लोग भाव नहीं देते। और बंगालीज का क्या है ना, ये लोग लेबर ही करेगा पर इनके पेट में ना थोड़ा नॉलेज होता है। मैंने कहने का मतलब है कि ये थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, भले ही लेबर है पर पढ़ा लिखा, एकदम अनपढ़ गंवार नहीं होते। इसके लिए इनका कहना है कि भाई हमें आप रखो काम पे बट इज्जत दो। लेकिन सर अगर आप पढ़ा लिखा नहीं होंगे ना, तो आपको लोग गाली देके भी बात करता है और आप इस बात को इग्नोर कर देते हो। जैसे भारत के कुछ स्टेट है जिनका कम्युनिटी को अगर तुम गाली देके भी बुलाओगे ना, दे हैव ए हैबिट ऑफ दैट काइंड, वो मान लेता है। लेकिन बंगाली कम्युनिटी लेबर ही करेगा, बट तुम इनको ना गाली देके बुलाओगे या फिर उस तरह से बोलोगे ना, तो उनको पसंद नहीं है। और ये सिर्फ बंगाली कम्युनिटी नहीं, इवन साउथ इंडिया कम्युनिटी में भी सेम टू सेम चीज है। आज एक ऑटो वाले का पोस्ट देखा था बैंगलोर में, उसने अपने ऑटो में लिख के रखा एक, इसमें कन्नड़ लिखा और उसके नीचे इंग्लिश दे दिया कि अगर आप ऑटो में हो हिंदी में बात मत करो, कन्नड़ में बात करो उनसे। और उस कन्नड़ को कैसे बोलना है उसका क्या मतलब है नीचे सिंपल इंग्लिश में लिख दे रहा है। और मैं जैसे जैसे मानो कि जैसे नॉर्मली अन्ना अन्ना बोलते हैं ना, साउथ में जाने से भैया को, बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं और दीदी को बोलते हैं अक्का। तो ऐसे करके वो वहां पर लिखता है कि आप बोलो सर, बोलो हमें सर बोलो, लिख दिया है। ठीक है कि सर, फिर कन्नड़ में लिखता है। मैंने सर वगैरह नहीं हूँ, अगर ये पूछना है तो उसको कन्नड़ में लिख दिया। वैसे पूछते ना कि तो भैया आप कहाँ पर हो, तो उसने कन्नड़ में लिख दिया, कन्नड़ में पूछो। दादा धीरे चलाओ, उसको भी कन्नड़ में लिख दिया। दादा आगे जाके लेफ्ट लेना है, कन्नड़ में लिख दिया। कन्नड़ में बोलना है। ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि दे आर ऑटो ड्राइवर, दे आर लेबर, बट दे हैव देयर ओन डिग्निटी। अच्छा बात है। पहले के जमाने में बंगाल में भी यही सब चीजें था, तो ये ओनर लोग ओनरशिप दिखाता था। अब ये लोग थोड़ा सा पढ़ा लिखा लेबर लोग है, इन लोगों का प्रॉब्लम ये था कि सम्मान नहीं दे रहा है, तनख्वाह बढ़ाने नहीं कम है, तो छोटा छोटा बात में गुस्सा हो जाता था। बाद में कम्युनिस्ट लोग जब इधर राज करने को मिला, ये लेबर लोग जो थे उनका जो पूरा डिमांड था उसको लेके ओनर के साथ चालू हो गया। फिर ओनर बिजनेस करेगा कि ये सब देखेगा, दोनों चीजें खराब है। ओनर लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि आप किस कम्युनिटी को लेके काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें समझना चाहिए, तब जाके डिटोरिएशन नहीं आता। आज जो हुआ है ना ये सब, पहले तो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, बाद में चीजें फिजिकल है। आज हम लोग बंगाल में फिर से इंडस्ट्री लाने का बात करता है, लेकिन जो था वो गया क्या एक्चुअली, वो भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या समझे सर? कुछ नहीं समझते आप लोग। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे जोमेटो का आपने देख लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, 400 400% का ग्रोथ दे रहा है, जो कंपनी लास्ट ईयर तक लॉस में था। अब एक बात है सर, डिविडेंड डिसीजंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जिनके पैसे से बिजनेस चल रहा है, जिनके पैसे से बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस पे जो पैसा लगाया उनको तो वापस में कुछ देना है। तो शेयर होल्डर को क्या देंगे वापस में? डिविडेंड देंगे। यही चीज लास्ट क्लास में भी समझाया था मैंने। तो प्रॉफिट का पार्ट किस तरह से शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या इंपैक्ट हो सकता है, बिजनेस वैल्यूएशंस पे क्या चेंजेस आता है, यही सब बात लास्ट वीक मैंने थोड़ा सा समझाया था। अप्रोच नहीं बताया अभी तक, अप्रोच में बात करेंगे। बट उससे पहले जस्ट आपको मैं याद दिलाता हूं। इसमें ये सब बात हुआ था कि अगर नॉर्मली डिविडेंड किस पे से दिया जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। मैंने ये लास्ट दिन भी समझाया था कि एक फाइनेंशियल होता है ना सर, इसमें रेवेन्यू से स्टार्ट होता है,
रेवेन्यू से लेके पैट तक का जर्नी, माने इनकम तक का जर्नी। फिर जैसे ही आपके पास पैट आता है फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डिविडेंड, या फिर अगर आप उसको रख लेते हो तो हम उसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग। मैं एक बार बात को 2 सेकंड के लिए दिखा देता हूँ, जोमेटो के थ्रू से ही दिखा देता हूँ। देखो सर, जोमेटो का मैं आप लोगों को अभी बोला ना, आप चेंजेस देखो। जोमेटो का रेवेन्यू चेक करो सर, 2022, 2023 और 2024 अभी तक का जो हिसाब है, और ये जो करेंटली चल रहा है, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एंड है और ये करेंटली जिस इस साल का चल रहा है। जस्ट लुक एट द ग्रोथ। 2022 में 5010 करोड़ का रेवेन्यू था, एबिटा था सर 1058 करोड़ का, ठीक है, मैंने एबिटा लॉस में है। मैंने कहने का मतलब है जितना जोमेटो का रेवेन्यू आता था उससे उसका कॉस्ट ज्यादा था, समझ रहे सर। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन में ही मैंने स्टार्टिंग प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का, ठीक है, कंट्रीब्यूशन जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, वहीं पर कंपनी को प्रॉब्लम हो गया। मैंने स्टार्टिंग में ही उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा है, तो आगे जाके क्या बनेगा। तो 1058 का इधर ही है, इसके बाद यहाँ से इंटरेस्ट भी देना है, इबिटा से पहले तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटाना है, मैंने जो फिक्स एसेट्स यूज करते हैं, या फिर अगर गुडविल वगैरह जो है, पेटेंट कॉपीराइट है, उसका जो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन होगा। फिर जाके उसके पास होता है पीबीआईटी या ईबीआईटी। फिर पीबीआईटी में पीबीटी पीबीटी में आने के लिए आपको बैंक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इधर देख सकते हो आप बैंक इंटरेस्ट वगैरह 2022 में 23 में, ठीक है। उसके बाद जाके उसको मिलता है टैक्सेस देना है सरकार के घर में पीबीटी से। फिर देखो नेगेटिव है, लॉस है, तो क्या टैक्स भरेगा, 11 करोड़, 44 करोड़, 60 करोड़ तक 2024 के एंड पे 60 करोड़ तक का लॉस में चला गया। ये जो नेट इनकम दिख रहा है आप लोगों को, ये नेट इनकम को ही हम लोग नॉर्मली पैट कहते हैं, जो टैक्स के बाद आता है। इस नेट इनकम से अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा जो उनका फिक्स्ड रेट होता है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है तो फिर वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो मीटिंग करके होगा। हम लोग रिसेंटली कंपनी लॉ में भी डिविडेंड का लॉ ही पढ़े हैं, कॉर्पोरेट लॉ में। वहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट का रूल्स रेगुलेशंस बना हुआ है, कैसे फ्री रिजर्व यूज किया जाता है ना, याद है ना आप लोगों को, रिसेंटली हुआ है सर। उसमें भी हम लोग 2 क्लास किए हैं, तो लॉ वाइज तो कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये जो पैट है, इस पैट को जब हम लोग नंबर ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ईपीएस होता है, और फिर वहीं से डिविडेंड पर शेयर भी कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप अभी तक देखो, जोमेटो ने अभी तक कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सर अभी ये ग्रोथ स्टेज में है, डिविडेंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की हालत में ये नहीं। अगर मैं आपको इसके जगह कोई और कंपनी दिखाऊं, थोड़ा पुराना स्टेबल कंपनी दिखाऊं, तो आपको डिविडेंड दिख जाएगा। जैसे रिसेंटली इन्फोसिस को दिखा सकता हूँ, इन्फोसिस अच्छा खासा डिविडेंड दिया, 21 पर शेयर, हम लोग कंपनी लॉ के क्लास में दिखाए, रिसेंटली डिक्लेयर किया। हाँ सर, मीटिंग में बात होता है, और ऑब्वियसली शेयर होल्डर अभी क्या मांगेगा, क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी है। ग्रोथ कंपनी को देखो, अभी तो इसका लॉस में से बाहर निकला है, लॉस में से बाहर निकला है 2024 में। 2024 में अगर तुम देखोगे, इसका ईबीआईटी है 363 करोड़, मैंने ये 2023-24 का ईयर एंड, मैंने इस साल के मार्च के एंड पे इनका प्रॉफिट दिख रहा है। उसके बाद अभी तक का दिख रहा है 854, बहुत ज्यादा है। मैंने जिस हिसाब से चल रहा था उस हिसाब से ये ग्रोथ गजब का है। मैंने एक्चुअली क्या होता है जानते हो, नॉर्मल लोग और बड़े बिजनेसमैन में क्या फर्क होता है। जो सच में बड़ा बिजनेसमैन बनता है ना, इनको इंतजार करना आता है।
छोटा मोटा लोग थोड़ा सा गड़बड़ में ना डर जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, क्या होगा करके छोड़ के चले जाते हैं। मैंने ये तो देख सकते हो कि जिस तरह से इनका लॉस सिचुएशन पिछले 7-8 साल से, यहाँ पर कितना साल का डेटा अवेलेबल है, यहीं पर मोटा मोटी तुमको मिल जाएगा 2018 से, इससे भी पहले से जोमेटो चल रहा है। 18 से लेके 24 तक 6 साल अगर एक बिजनेस प्रॉफिट का मुंह नहीं दिख रहा है, तो आधे से ज्यादा लोग तो वहीं पर डिमोटिवेट हो जाएगा, भाई कब होगा प्रॉफिट, कहाँ से देंगे बैंक का पैसा, इंटरेस्ट कहाँ से भरेंगे। लेकिन अगर आपको बिजनेस रन कराना आता है उस प्रॉब्लम से भी, तो ये आज का जो फल जोमेटो को मिला है वो देखना। तो जब ये कंपनी को बोलते हैं वैल्यू कंपनी, क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू बिजनेस, ग्रोथ बिजनेस, इसका वैल्यू है, लॉन्ग टर्म वैल्यू है इसका। उसके साथ साथ ये न्यू बिजनेस मॉडल है जिसका ग्रोथ है, तो ऐसे बिजनेस पे बने रहना चाहिए। और अभी ये डिविडेंड ना ही दे तो अच्छा है, आगे जाके मैं आपको कुछ मॉडल पढ़ाऊंगा, तो उसको मॉडल को पढ़ने के बाद आपको और आइडिया मिलेगा कि आखिर डिफरेंट मॉडल जो अलग अलग फाइनेंशियल एनालिस्ट लोग वर्ल्ड लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में रिसर्च करके दिया है, वो क्या बोलता है। ठीक है, एक रेलिवेंस थ्योरी, एक होता है इररेलेवेंस थ्योरी। यानी कुछ लोगों का मानना है डिविडेंड देने से भी जो है, डिविडेंड ना देने से भी वो है, ऐसा ऐसा थ्योरी भी है। और कुछ ऐसा थ्योरी भी है जिसमें मॉडरेट लेवल पे बात किया गया है। चलो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि जोमेटो का अगर आप पे आउट रेशियो देखो डिविडेंड का, तो 0 है, क्योंकि ये ग्रोथ लेवल में है। लेकिन दूसरे कंपनीज है जो डिविडेंड देता है, जो स्टेबल है, जिसका फर्दर ग्रोथ का कोई मैटर नहीं है, एक नॉर्मल हो गया कि भाई अभी तो ऐसा ही चलेगा। जैसे इन्फोसिस में मैं बात कर रहा था, सॉरी, इन्फी ना, लास्ट ईयर तक का जो डेटा यहाँ पर दिख रहा है, अच्छा इन्फोसिस ने तो इंटरिम दिया है, फाइनल डिविडेंड नहीं है, इंटरिम है। लास्ट ईयर तक का जो फाइनल है वो 46 है, 46 पर शेयर डिविडेंड दिया था। उससे पहले साल 34-31। तो जब बिजनेस पे अच्छा खासा प्रॉफिट है और फर्दर ग्रोथ के लिए कुछ है नहीं, मोटा मोटी एक सैचुरेशन पॉइंट में बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस डिविडेंड दे देगा और क्या करेगा। लेकिन जोमेटो जैसे बिजनेस अभी डिविडेंड नहीं लेगा। तो ये जो आपको प्रैक्टिकली दिमाग में जा रहा है ना, इस चीज को अलग अलग मॉडल ने एक्सप्लेन किया है। और इस मॉडल को समझने से जब आप लोग ऐसे फाइनेंस मैनेजर कंपनी को एडवाइस करने जाओगे, तो डिविडेंड देना सही है कि नहीं सही है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग दो बात कर रहे थे, एक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिविडेंड हो जाएगा, और रिटेन करेगा तो रिटेन अर्निंग हो जाएगा। तो इसका मतलब जोमेटो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि रिटेन कर रहा है, रिटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसको बिजनेस में ग्रोथ के लिए जरूरत है, अभी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, करने से बिजनेस ग्रोथ रुक जाएगा। अभी उसको बहुत काम करना है, मार्केटिंग करना है, अलग अलग बिजनेस वेंचर में जाना है, और भी छोटा छोटा शहर, बड़ा शहर जहां तक उसका डिलीवरी अभी तक पहुंचता नहीं है। वो मेनली, मुझे को जितना समझ में आ रहा है कि ये मेनली बड़ा बड़ा शहर में ही है, छोटा शहर में उस हिसाब से नहीं है, है ना। छोटे शहर में है क्या, इवन मीडियम शहर में भी, हर शहर में नहीं है। आप लोग के रोरकेला में जोमेटो का सर्विस है, चालू कर दिया, इसका मतलब वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है सर। अभी मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे बढ़ा रहा है, हर शहर में वो चालू नहीं कर पाए, तो भी उसको बहुत काम करना, और उसके लिए पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, एडवर्टाइजमेंट लगेगा, जोमेटो के बारे में लोग जानेगा, ठीक है, तो फिर जाके चीजें बनेगा। और इस एरिया में रेस्टोरेंट भी अच्छा खासा होना चाहिए। 2-3 साल से हैं यहाँ पर तो सर, 10-12 साल हो गया। अभी जब नॉर्मली कोई पर्टिकुलर कंपनी आता है, उनका पहले मुंबई दिल्ली में ट्राई करता है, फिर कोलकाता में आते हैं। किसी किसी केस में कोलकाता को ही पहले टारगेट करते हैं। जैसे मुझे पता है कि 2 फोन कंपनी है जिसने अपना बिजनेस कोलकाता से ही स्टार्ट किया, एयरटेल एंड जियो दोनों। जियो जियो का लाइन पहले कोलकाता में बैठा है, और एयरटेल सबसे पहले जो अपना कनेक्शन स्टार्ट किया कोलकाता से ही स्टार्ट किया। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी क्या सोचे। बिग बाजार, पहला बिग बाजार पहले एक कोलकाता में बना था और बैंगलोर में बना, मुंबई में दिल्ली में नहीं बना था। फर्स्ट कोलकाता, देन एंड बैंगलोर एक साथ। कोलकाता का वो बिल्डिंग आज भी तुम लोग देख सकते हो, जो पहला बिग बाजार था। अभी तो बिग बाजार ही नहीं है, अब वो मैंने फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन धर्मतला अगर कभी भी जाते हो, जाते ही होंगे आप लोग शॉपिंग के लिए, धर्मतला में
एक जगह है, आ, उसको लेनिन सरोनी बोलता है। माने एक रास्ता है जो सियालदह से बस आ रहा है, और एक रास्ता है जिसमें सियालदह की तरफ तुम जा सकते हो मौलाली की तरफ। एक बहुत बड़ा चौराहा होता है, उसके एक साइड में देखना एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ना बहुत बड़ा बिल्डिंग है व्हाइट कलर का, ब्रिटिश पीरियड का। और उसका जो ऊपर में ना ऐसे कुछ मीनार टाइप का बना हुआ है, मंदिर के जैसे स्टाइल में होता है। और वो ना ऐसे गोल्डन कलर का कुछ होता है, तो दिखता है, सबको दिखता है। वो ऐसा मोड़ है, वो कोलकाता के यूनिक लोकेशंस में है, हर किसी को दिखेगा वो बिल्डिंग। और वो वाला बिल्डिंग में बिग बाजार अपना पहला मैंने ये खोला था, शॉपिंग मॉल खोला था। मैं बहुत बार उसमें जाता था, मैं चलो भाई पहला बिग बाजार में जाते हैं। ठीक है, थोड़ा पुराना बिल्डिंग है, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो गया था। मैंने जैसे वो पुराना चीज नीचे गिरता था तो उसको भी उस लोगों ने वो क्या बोलते नेट वगैरह लगा के रखता था। बिल्डिंग पुराना हो गया, मेंटेनेंस का इश्यूज है, जो सब होता है। ब्रिटिश एरा का बिल्डिंग है, कम से कम 150-200 साल पुराना था वो बिल्डिंग। समझ रहे हो? बिल्डिंग का तो था। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज मुंबई दिल्ली में ही होता है, पहले तो कोलकाता में भी होता था। जो भी हो, समझ में आ गया सर? जाके डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो डिविडेंड कहलाएगा, जो रह गया वो रिटर्न अर्निंग कहलाएगा। रिटर्न अर्निंग इज फॉर ग्रोथ पर्पस, डिविडेंड इज फॉर नॉट, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नो ग्रोथ पर्पस, बट अगर ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखता है, वेरी गुड, टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर। ये जो बात आप लोग अंदर से समझ रहे हो, ये जरूरी है। आगे पढ़ोगे तो किताब यही सब चीजें लिख के रखता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड पे बात किए थे, कैश डिविडेंड, शेयर रिपर्चेस, है ना। इसमें एक क्वेश्चन के अंदर एक डेटा को लेके कुछ दिक्कत हुआ था, मुझे याद है। एक डेटा है, वो डेटा को कहाँ से लाया था, ये थोड़ा सा डाउटफुल था। उसको मैं बाद में भी देखा, मेरे को कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, इसमें एक ना ये वाला, आई थिंक यही वाला था। इसमें एक 4 शेयर का एक हिसाब ये लोग किया है यहाँ पर एग्जाम्पल में। बट अचानक से 4 शेयर कहाँ से लाया, ये समझ में नहीं आया। बेसिकली 2.5 शेयर होना चाहिए था, मैंने 2.5 शेयर का कंसेप्ट था। जो भी हो, अब मैं बाद में देखा, इवन मैं जब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो मैं मैम को भी दिया, क्योंकि मैम का कैलकुलेशन थोड़ा तेज है। बोले देखो आप थोड़ा, अगर आपको दिखता है तो मैम बोला मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लाया, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज तो कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने एग्जाम्पल जिस हिसाब से बना था उस हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। लास्ट दिन बहुत 5-10 मिनट शायद इसमें मैं बिताया आप लोगों के साथ, ऑनलाइन में मैक्सिमम थे उस दिन। लेकिन चलो ठीक है, बाद में अगर बाई चांस क्लिक करें, या फिर अगर क्लिक और ना करें, इसका मतलब गलत ही है। नहीं तो अगर कोई चीज देखते हैं वो समझ में बिल्कुल आ जाता है, तुरंत नहीं आए तो बाद में आ जाता है, अगर नहीं मिल रहा है मतलब गड़बड़ है। फिर हम लोग स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर्स में बात किए थे। ठीक है, बोनस शेयर्स भी बहुत वाइटल चीजें हैं सर। आजकल मैंने बोनस शेयर बहुत कंपनी अलॉट करता रहता है, तो बोनस बोनस शेयर देना भी डिविडेंड देने का एक तरीका ही है। अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं होता है ना तुरंत, ठीक है, जैसे रिलायंस ने रिसेंटली दिया है बोनस शेयर 1:1, दिखाए थे ना। हम्म। हाँ मेरे को, हाँ मिला है ना, मेरे पास रिलायंस का शेयर होल्डिंग है तो मिला है। 1:1 मैंने अभी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, आई थिंक बाद में होगा, डिक्लेयर कर दिया। नहीं, तो इसी मंथ में होगा, 28 तारीख शायद, देखा नहीं। डेट तो देख रहा था 28 तारीख का। तो बोनस शेयर तब डिक्लेयर करते हैं, वो भी डिविडेंड प्रोवाइड करने का ही एक तरीका है, जब कंपनी ये देखता है कि मेरे पास कैश थोड़ा कम भी है। ठीक है, मैं अगर अभी पैसा नहीं दे सकता, लेकिन शेयर होल्डर को बूस्ट करने के लिए उनको थोड़ा बोनस दे देता हूँ। अगर आपके पास 100 शेयर है, 1:1 पे अगर बोनस है, इसका मतलब आपको 200 मिल जाएगा। 1000 है तो 2000 मिल जाएगा, 5000 है तो 10,000 मिल जाएगा, 10,000 है तो 20,000 मिल जाएगा। लेकिन क्या बोनस मिलने से लोगों का पैसा बढ़ जाता है? नहीं, वैल्यू सेम रहता है। मैंने खेल ऐसा खेलता है, सपोज आपके पास 100 शेयर है रिलायंस का, 3,000 टका करके अगर दाम है, थोड़ा कम हुआ है अभी, बोनस दिया बोल के ही कम हुआ है। नॉर्मली बोनस देने से शेयर का दाम जितने अमाउंट पे बोनस देता है उतने अमाउंट पे वो प्रोपोर्शनेटली गिर जाता है। ठीक है, तो 100 का शेयर अगर 3,000 करके हैं तो कितना होता है? 3 लाख, 3 लाख ना।
अगर कंपनी बोनस देता है तो आपको 200 शेयर मिलेगा, 1:1 अगर रेशियो है तो। अब 200 शेयर का दाम 3,000 नहीं रहेगा, अप्रोक्स 1,500 हो जाएगा। इसको स्प्लिट भी बोलता है। तो कुल मिला के आपका ओवरऑल वैल्यूएशन 3 लाख ही रहेगा। तो फिर आप बोलोगे सर इसमें फायदा क्या है? फिर फायदा शॉर्ट टर्म में नहीं है, फायदा लॉन्ग टर्म में है। फ्यूचर में दाम बढ़ेगा, शेयर का दाम बढ़ेगा फ्यूचर में, तो जाके इसका फायदा आप उठा सकते हो। अदरवाइज कोई फायदा नहीं, मैंने शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में कोई फायदा किसी को नहीं दिखे। कंपनी बोनस देने से ऐसा कोई खास बात नहीं हो जाता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे सर अच्छा है कि नहीं है, अच्छा है। अगर बिजनेस अच्छा है तो फिर अच्छा है। अगर बिजनेस अच्छा नहीं है और वो बोनस पे बोनस दिए जा रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपको गुमराह कर रहा है। तो अगर आपको आपका फंडामेंटल एनालिसिस गलत होगा, ऐसे बिजनेस पे ज्यादा देर तक बना रहना सही नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पस में। लेकिन अगर बिजनेस अच्छा है, जैसे कि रिलायंस एग्जांपल करो, इन्फोसिस, टीसीएस, सबको पता है इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, मतलब इनका बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि इनको इनके पोजीशन से कोई अभी हटा नहीं सकता। तो क्योंकि इनके पास ऐसे वैल्यूएबल कुछ चीजें हैं जो अगला 50-100 साल तक चलेगा। और लीडरशिप भी जिस तरह का, रिलायंस का जो लीडरशिप है, ठीक है, मुकेश अंबानी है, उनका बच्चा लोग जिस तरह से बिजनेस को संभाल रहे हैं, ये चीज कॉन्फिडेंस देता है कि नेक्स्ट जनरेशन तक बिजनेस कैसा रहेगा। देखो मुकेश अंबानी अभी और 20 साल बिजनेस संभाल सकता है। अभी वो हार्डली 64-65 के हैं, कुछ नहीं तो और 10 साल 15 साल तो आराम से चला लेगा, दिमाग तो लगा ही लेगा, है ना। तो उसका बच्चा लोग भी इतना बड़ा हो गया है कि डिसीजन ले रहा है। इवन स्पेशली उसका बड़ा बेटा, छोटा बेटा भी, दिमाग है सर, बहुत दिमाग है। तो ये जो लीडरशिप इश्यूज है, ये लीडरशिप इशू भी आपको कॉन्फिडेंस देता है कि भाई इनका बिजनेस पे लॉन्ग रन में पैसा रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मानो इनका बच्चा लोग नशाड़ी गंजाड़ी होता, तो फ्यूचर में तुम रिलायंस का शेयर का दाम इतना बढ़ते हुए नहीं देखते, क्योंकि इसमें तुमको फ्यूचर में दिक्कत हो जाती है। टाटा का अगर चीज देखोगे, टाटा फैमिली ओरिएंटेड तरीके से नहीं चलता है। टाटा अपना बिजनेस को ऐसा करके बनाया है जैसे कोई सरकारी कंपनी। टाटा का चेयरमैन कौन है? अभी तो रतन टाटा चले गए, मैंने टाटा सन्स का चेयरमैन रिसेंटली नोएल टाटा बनने वाला है, जो टाटा पूरा ट्रस्ट का है, वो टाटा ग्रुप से ही नोएल टाटा बनेगा, वो अपनी फैमिली से ही। लेकिन तुम अगर टाटा का डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर मैं टीसीएस का बात करूं, टीसीएस टाटा का एक बहुत बड़ा हाथी है। हाथी बोलेंगे और क्या, इतना बड़ा हाथी टाटा टीसीएस। टीसीएस का ओनर कोई टाटा फैमिली से नहीं है। टीसीएस का जो चेयरमैन है वो एक साउथ इंडियन बिजनेसमैन है, मैंने सॉरी, एम्प्लॉय था वो पहले, लेकिन प्रमोट होते होते आज इतना बड़ा हो गया कि टाटा ने उसको टीसीएस का चेयरमैन बना के रखा। समथिंग उनका नाम है, नारायण कुछ, नारायणन ऐसा कुछ है टाइटल। बहुत फेमस लीडर है सर। तो टाटा क्या करते हैं, फैमिली मैटर से नहीं देखता। टाटा ऐसे ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है जिसपे लोगों को भरोसा होता है। इवन इन्फोसिस को भी अगर तुम देखो, इन्फोसिस के हेड पे, इन्फोसिस बनाया था नारायण मूर्ति सर ने, है ना। उसके साथ था नरेंद्र नीलकेनी बोल के एक बहुत फेमस थे, जिन्होंने आधार कार्ड वगैरह डेवलप किया। लेकिन क्या इन्फोसिस के हेड में नारायण मूर्ति का बच्चा है? शेयर होल्डर है वो, बट इन्फोसिस चला नहीं रहा है। नारायण मूर्ति का जो बच्चा है, मैंने उनका जो लड़का है वो इंजीनियर है, उसका अपना खुद का बिजनेस है। और उस बिजनेस को बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हैं, इंडिया में नहीं करते, फॉरेन में करते हैं। बहुत हाई हाई प्रोफाइल बिजनेस करते हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन उसका बिजनेस। वो इन्फोसिस संभाल नहीं रहे। लेकिन इन्फोसिस का दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोगों को देता है नारायण मूर्ति, या जो बोर्ड होते हैं, वो इतना इकोसिस्टम बरकरार रखता है कि बिजनेस का वैल्यूएशन गिरने की तरफ नहीं, उल्टा उठने की तरफ भी जाता है। जरूरी नहीं कि ऑलवेज फैमिली से हो। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको चीजें देखना चाहिए कि स्टॉक में फ्यूचर है नहीं है, बोनस दे रहा है अभी तो ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। अगर बिजनेस के बारे में, इसको दो चीजों में एक्चुअली, ये दो पॉइंट में एक्चुअली बात करते करते साधारण भाषा में बात किया। जब हम लोग एक कोर्स पढ़ाते हैं, जब शेयर मार्केट एंगल से पढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो जब किसी बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ा जाता है, उसमें मैक्सिमम बातें जो फाइनेंस रिलेटेड होती है वो एफएम का ही होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। और एक होता है मैनेजमेंट एनालिसिस।
मैनेजमेंट एनालिसिस माने कौन चला रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या है। हाँ, क्योंकि सर बिजनेस तो अपने आप नहीं चलते, बिजनेस को तो चलाने वाले के लिए एक ह्यूमन ही होते हैं। तो किसके हाथ में बागडोर है, बहुत वाइटल है सर। अगर तुम क्रिकेट टीम के एंगल से देखो, कभी इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन सचिन तेंदुलकर हुआ करता था, लेकिन सचिन एक बहुत बड़ा बैट्समैन था, उनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं इंडिया में लोग। लेकिन पर सचिन एक अच्छा, कैप्टेंसी में फ्लॉप हो गए थे। कैप्टेंसी में सुपर डुपर फ्लॉप थे। मैंने सचिन का कैप्टेंसी का सारा मैच मेरा देखा हुआ है, मेनली 96 से लेके सौरभ गांगुली का कैप्टन बनने तक सचिन तेंदुलकर ही इंडिया का कैप्टन था। लेकिन सचिन इज नॉट अ गुड लीडर, इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड बैट्समैन, बट उनके अंदर वो लीडरशिप मैटर नहीं है कि एक टीम को वो बना सके या टीम को चला सके। इसलिए इंडियन टीम सचिन तेंदुलकर के अंडर पे कभी भी उस लेवल का परफॉर्म नहीं दे पाया, इतना बड़ा नाम होने के बाद भी। सौरभ गांगुली जो बहुत पार लेवल बैट्समैन है, माने सचिन के एंगल से तो बहुत नीचे है, गुड बैट्समैन, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, बट सचिन से काफी नीचे आता है। सौरभ गांगुली का वनडे में काफी अच्छा रैंक है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा थे ऐसा कुछ नहीं है। तो सौरभ को टीम में कैप्टन सचिन नहीं रिकमेंड किया था कि सौरभ में मुझे लीडरशिप क्वालिटी दिखता है। फिर सौरभ गांगुली ने टीम को बनाया, और उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसे जो धुआंधार टीम होते थे, उनके आंखों में आंखें डाल के खेलना सीखा। उसके बाद सचिन ने धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टनसी के लिए रिकमेंड किया। फिर धोनी ने जो टीम सौरभ ने बनाया उसी में से कुछ बना हुआ प्लेयर था, लेकिन धोनी का अपना स्टाइल था, उसका अपना स्वैग था, अलग लेवल का। सौरभ जैसा उस टाइप का नहीं था, लेकिन अपना देसी स्टाइल, अलग ही लेवल का एक मॉडर्न स्टाइल उसने अप्रोच लिया, और धोनी ने इंडियन क्रिकेट को एक अलग पहचान दिया। फिर कोहली को मिला। कोहली अगेन इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, नो डाउट, लेकिन उसका कैप्टेंसी में वो बात नहीं है। तो कोहली ने जितना सक्सेस मिला है एज ए कैप्टन, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके पास एक बना हुआ टीम था, जो धोनी एंड सौरभ से उनको मिला था, स्पेशली धोनी से मिला था, सौरभ नहीं, धोनी से मिला था। तो जितना कोहली को सपोर्ट मिला है वो जस्ट बिकॉज ऑफ गुड प्लेयर्स, नॉट बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप। हाँ, वो बहुत इंथू वाला बंदा है, लेकिन उसका दिमाग धोनी जैसा, सौरभ जैसा नहीं चलता है, माने एज ए कैप्टन। इसलिए कोहली की कैप्टनसी में इंडिया बड़ा बड़ा इवेंट नहीं जीत पाया। लेकिन ये चीज प्रूव होता है कि अब अच्छा बैट्समैन होने से अच्छा लीडर बनोगे ऐसा बात नहीं है। अब अच्छा एग्जाम में रिजल्ट करने से आप जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आप फर्स्ट क्लास हो जाओ, 80% में आ जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हाई सैलरीड प्रोफाइल बनोगे, ऐसा नहीं है। प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। आप अगर कम नंबर से भी पास करो, लेकिन अगर आपके अंदर वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स है ना, वो भी आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। अपने आप को पहचानो, बहुत जरूरी चीज है। रोहित शर्मा, बंदा को देख के लगता ही नहीं है कोई प्लेयर है, मतलब मेरे बॉडी का हालत और रोहित शर्मा का हालत में, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। मेरा जैसा पेट निकला हुआ है, उसका भी पेट निकला हुआ है। हाँ, रोहित पे ज्यादा है ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि रोहित को अगर कोई ऐसे नॉर्मल में देख लेगा, ठीक है, समझेगा नहीं कि कोई एथलीट है वो, है ना। लेकिन उसका लेड बैक एटीट्यूड साइड करो सर, बंदा गजब का दिमाग लगाते हैं यार। ये तो बैट्समैन बहुत उम्दा है। सबसे उसका जो अच्छा सर लगता है ना, 5 बार ही आईपीएल जीता है। 5 बार आईपीएल जीता, इंडिया को क्या क्या दिया देखो, है ना। T20 वर्ल्ड कप दे दिया, टेस्ट में 2 बार चैंपियनशिप खेल लिया, इस बार भी शायद इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा। तो नो डाउट रोहित शर्मा एक अलग ही लेवल का लीडर है, ठीक है, गाली मारता रहता है अपने प्लेयर्स को, ठीक है, अलग ही लेवल है उसका, आमची मुंबई स्टाइल। तो मेरा आपको बस यही कहना था कि आप लोग को ना ये भी देखना होता है। अश्रिता ने क्वेश्चन किया कि कंपनी में इन्वेस्ट करने के टाइम पे मैनेजमेंट को भी देखना होता है। तो क्रिकेट में क्या चल रहा है, इंसान के ऊपर ही तो खेल बनता है, एक टीम। तो कौन सा सचिन और कोहली में क्या कमी था, लीडरशिप इश्यूज था ना सर, जिसके कारण इंडिया का परफॉर्मेंस नहीं हुआ। सिमिलरली कंपनी के केस में भी वही बात है। आप कितना अच्छा स्कोर करके पास किए हो एक तरफ,
लेकिन आपका क्वालिटी ऑफ लीडिंग, आपका मैन मैनेजमेंट स्किल्स, मोटिवेशनल पावर आपको देख के या फिर लोगों को चलाने का एक होता है, बहुत सोचने से नहीं होता है। रोहित शर्मा क्या करता है, ऐसे ही गाली गलौज करते रहता है, ऐ कर रहे ऐसा। लेकिन जो डिसीजन लेते हैं, लोगों को जिस तरह से समझते हैं, और जिस तरह से अगर किसी को टीम पे लिया, किसी को टीम से बाहर किया, तो अनबन होता है। कई बार प्लेयर आके डायरेक्टली पूछता है प्लेयर को, मैं क्यों बाहर हूं, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो उसको हैंडल करना बहुत चीजें होता है, हिचकिचाना नहीं होता। एक गुड लीडर बहुत बड़ी बात होता है। इसलिए लीडर पे कंपनी का बिजनेस टिका होता है। क्रिकेट को साइड कर दो, समझाने के लिए क्रिकेट का एग्जांपल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में किसी को कुछ समझाओ, क्रिकेट एंड बॉलीवुड का एग्जांपल यूज करो, ठीक है, इंडिया समझ जाएगा, क्योंकि इंडियंस के लाइफ में और कुछ है ही नहीं। बॉलीवुड से गॉसिप निकालो और क्रिकेट का बात कर लो, सबको सब समझ में आ जाएगा। तो टैक्स में हम लोग रिसेंटली बच्चन फैमिली यूज कर लिए क्लबिंग में, पूरा क्लबिंग बच्चन फैमिली में समझा दिया। मेरे को कुछ और समझाने का जरूरत नहीं, बॉलीवुड यूज कर लिए, काम खत्म। ठीक है, तो स्टॉक डिविडेंड के बारे में भी बातचीत हुआ था। आज बस मैं आपको इतना अभी तक बताया कि अब इसमें हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्टॉक डिविडेंड का लिमिटेशंस, डिविडेंड पॉलिसी क्यों देना है, ये सभी बातें मैं कर दूं। उसके बाद एक क्वेश्चन भी हुआ था, रिलेशनशिप बिटवीन रिटेन अर्निंग एंड ग्रोथ, कि अगर बिजनेस, ये देखो एक दो कंपनी के बीच में ये डिस्कशन हुआ था, सब भूल गए, ऐसा ऐसा लोग मुंह बना रहे हैं जैसे मैं पढ़ाया ही नहीं। वो तो ही क्या उस दिन सब ऑनलाइन में था, आप आए थे? मुझे तो लग रहा है सब ऑनलाइन में ही थे। नहीं, क्लास तो मैंने करवाया था भाई, दर्श आया था उस दिन, दर्श आया था ना शाम को। हाँ, हाँ, मैं दर्श अकेला आया आया था। था, दर्श अकेला आया था। लेकिन बाकी लोग भी तो था, ऐसा थोड़ी है ऑनलाइन में था सब, इसीलिए लोगों का ये हालत है। देखो देखो, ये कंपनी का एग्जांपल्स आपको बहुत कुछ इजीली समझा देगा। यहाँ पर दो फार्म था, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, जिसका कैपिटल एम्प्लॉयड था 50 लाख इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, 100 each are earning at the rate 20%, both have same capital structure, same return on investment but different dividend policy। दोनों बिजनेस का सेम अर्निंग है, सेम कैपिटल स्ट्रक्चर है, पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों का डिफरेंट है, मैंने सॉरी, सेम आरओआई है बट डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी आप यूज करता है। ए लिमिटेड 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मैंने जितना कमाते हैं डिविडेंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बी लिमिटेड 50% डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैंने 50%। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि ए लिमिटेड प्रीवियस ईयर में मानो जितना कमाया, कितना कमाया, 50 लाख, 50 लाख का 20% कितना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड था 50 लाख, 50 लाख का 20% कितना होता है, 10 लाख। डिविडेंड कितना देगा, ए लिमिटेड पूरा ही दे देता है 100%, 10 में से 10 चला गया, कितना बचेगा, नील। এটা কাজ করবি ওগুলো কি পাহাড় অফ করে দেখ ওই পেছন দিকে, সামনের দিকে সুইচ, ওপরে ওপরে, এইদিকে এইদিকে। থ্যাংক ইউ, তোদেরটা যদি লাগবে তো চলুক, নালে বন্ধ করে। হ্যাঁ, 20%, 10 लाख कमाया, डिविडेंड दे दिया पूरा का पूरा, मैंने जितना कमाया रिटेन अर्निंग कुछ नहीं किया, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करंट ईयर में, अब ये प्रीवियस ईयर था, करंट ईयर में आपका कैपिटल का क्या हालत होगा, जितना था उतना ही रह जाएगा। रिटेन अर्निंग कुछ नहीं, क्योंकि सब तो दे दिए थे। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड था 50 लाख, अर्निंग कितना हुआ 20%, तो वो 10 लाख ही हो गया, क्योंकि सारा का सारा अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया पिछले साल में। तो इस साल का हालत ऐसा है। अब तुम बी लिमिटेड का कॉन्सेप्ट को देखो, ये मैं लास्ट दिन बोला था, 50 लाख इसका भी है, क्योंकि सेम कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है, मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका भी 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है, तो 50 लाख का 20%, 10 लाख ही होता है। डिविडेंड इसका 50% जाएगा, तो 10 लाख में से 50% अगर डिविडेंड दे देगा, कितना बचेगा, 5 लाख। तो अर्निंग रिटर्न कितना हुआ, 5 लाख। तो करंट ईयर का पोजीशन क्या बनेगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड था 50 लाख का, और 5 लाख रिटर्न कर लिया था, कितना होगा 55 लाख।
तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इस साल का कितना होगा? 55 लाख। तो इस साल का अर्निंग कितना होगा? 20%। अगर सेम रहे तो यहाँ पर मान लिया गया कि सेम है, तो इसका अर्निंग है सर 11 लाख का। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस पे ग्रोथ है, अगर बिजनेस पे ग्रोथ का जगह है, और अगर तुम थोड़ा डिविडेंड कम देते हो, जैसे इधर 10 लाख दे दिया गया पर इधर 5 लाख दिया गया। ये क्यों 5 लाख दिया? क्योंकि इसको बिजनेस पे लगाना है, इसके बिजनेस पे जगह है ग्रोथ करने का। तो अगर बिजनेस ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली आपका अर्निंग बढ़ेगा, और अगर बिजनेस पे सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपका अर्निंग में ग्रोथ होना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल बात है। जोमेटो क्या कौन सा पॉलिसी ले रहा है? बी लिमिटेड टाइप का, ए लिमिटेड टाइप का? बी लिमिटेड टाइप का। सर उसका तो वो ग्रोथ का नहीं ले रहा है, वो क्या कहते हैं उसका, आई एम सॉरी, ग्रोथ का ले रहा है ये हाँ, पूरा। मैंने वो पूरा ग्रोथ, इवन वो तो 5 लाख भी नहीं दे रहा है। मैंने, अगर कोई सी लिमिटेड बना ये के यहाँ पर जीरो पे बोल आउट जाते हैं, रेशियो है ना। जीरो पे आउट रेशियो है, तो जोमेटो पूरा का पूरा ग्रोथ पॉलिसी में जा रहा है। कुछ भी रिटर्न अर्निंग का मैंने पूरा ही रिटर्न अर्निंग है उसका, और तभी उसका शेयर में ग्रोथ है। तो जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, इतना तो सीख लो भाई, फाइनेंस पढ़ रहे, सीए में पढ़ रहे हैं, कि जब शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे, फंडामेंटल अप्रोच अगर अप्लाई करना है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना, कंपनी में जब तुम पैसा लगाओगे तो इतना देख लेना कि ग्रोथ कंपनी में पैसा लगा रहे हो कि वैल्यूएबल कंपनी में लगा रहे हो। अगर तुम्हें शेयर में जल्दी एप्रिसिएशन चाहिए कॉम्पिटिटिवली, तो ग्रोथ में लगाओ, और उसका बिजनेस एनुअल रिपोर्ट पढ़ के देखो कि डिविडेंड पॉलिसी क्या है। अगर देखोगे कि डिविडेंड पॉलिसी में पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है और रिटर्न कर रहा है, तो इससे इतना समझ लेना कि बिजनेस ग्रोथ के चक्कर में बना हुआ है, और ये पूरा अभी पैसा बिजनेस में डालेगा। तो इसमें ना, अगर तुम्हारा शेयर का दाम 100 रुपया होगा, चांसेस इज वेरी हाई, इफ बिजनेस पे दम है, तो 100 का शेयर गारंटी देता हूँ कि 200-300 में पहुंचेगा। तो इफ यू नीड कैपिटल अप्रिसिएशन, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि डिविडेंड इतना नहीं मिलता है, कैपिटल अप्रिसिएशन में बहुत इनकम होता है। तो अगर ग्रोथ कंपनी ढूंढना है तो उसका फंडामेंटल के जाके इतना तो चेक करना आपको आना चाहिए। जैसे एक कंपनी का बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत है, लेकिन मैं ज्यादा स्टॉक मार्केट वाला बात करना नहीं चाहता। लॉन्ग टर्म के लिए एक शेयर बता रहा हूँ सर आप लोगों को, पॉपुलर कंपनी है, ओला इलेक्ट्रिक। शेयर का दाम गिर गया है क्योंकि मार्केट गिरा है, ठीक है। टाइम बन रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए 4-5 साल होल्ड करना चाहते हो तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में पैसा लगा सकते हो, और मार्केट गिरेगा तो और सस्ता हो सकता है, 70 तक भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट काफी गिर रहा है आजकल। वीकनेस है अभी मार्केट में, जब तक यूएस का इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मार्केट में ऐसा वीकनेस रहना चाहिए, रहेगा, ठीक है। क्योंकि नवंबर में आई थिंक 4-5 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट है तो यूएस में, उसके ऊपर फॉरेन मार्केट का पैसा बिल्कुल नहीं है अभी इंडियन मार्केट में, सब निकालने जा रहे हैं सब, ठीक है। इसलिए मार्केट का खून निकल रहा है निकलना चाहिए कभी कभी, अच्छा है, ठीक है। मैं लास्ट 1 महीने से मार्केट में बस नीचे जाएगा यही बोले जा रहा हूँ, जैसे उससे पहले 1 महीना में क्या बोलता था, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लास्ट 1 महीने से बोले जा रहा हूँ नीचे जाएगा नीचे जाएगा। और तुम अगर मेरा स्टेटस फॉलो करोगे देखना, मैं लोअर साइड में ही ज्यादा फोकस करूंगा। तो कहने का मतलब इतना है कि ओला इलेक्ट्रिक एक पॉपुलर कंपनी है, इसका शेयर का दाम गिर रहा है, ये अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फ्यूचर में ये प्रॉफिटेबल बनना का बहुत हाई चांस है। और अगर ये प्रॉफिटेबल बनता है तो आप अगर इसका फंडामेंटल चेक करते हो तो उसमें देखो कि डिविडेंड तो बिल्कुल भी दे नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट इसका है ही नहीं, लेकिन हाँ 1-2 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। प्रॉफिटेबल होने का, अगर इसका कॉम्पिटिटर आ भी जाए ना मार्केट में, ऐसे 2-4 कंपनी आया है कॉम्पिटिटर के हिसाब से, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक अपना एक जगह बनाया है सर, ठीक है। और 2028 तक इसका अच्छा ग्रोथ होगा मेरे हिसाब से, अगर सब कुछ ऐसा ठीक ठाक चलता रहे, भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को डेवलप अगर करे, प्रमोट करे, तो मुझे लगता है कि ये 100-200 का शेयर 500-700 में जा सकता है। मैंने डबल तो होगा, उससे ज्यादा 1000 भी हो सकता है, 10 गुना बढ़ सकता है। और इसके लिए देखना ये चाहिए कि सरकार क्या अप्रोच ले रहे हैं। सर मैंने आईपीओ सरकार, ही नहीं लगा मेरे को। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अगर आईपीओ नहीं लगा तो अभी टाइम है ना। आईपीओ के टाइम पे तो 90 का शेयर था, 150 तक गया था, 160 तक चला गया था, नहीं, लेकिन अभी 76 का था आई गेस लिफ्टिंग वाला। हाँ हाँ 76 का लिस्टिंग हुआ था, 90-95 शायद, उसके बाद 150 पार कर गया था ओला इलेक्ट्रिक।
लेकिन ठीक है, मैं अभी लॉन्ग टर्म का बात करूँ, उस टाइम पे भी मैं बोला था ओला इलेक्ट्रिक इज फॉर लॉन्ग टर्म। अभी मौका फिर से बन रहा है, दो जिसका जैसा पैसा है खरीद के रख सकते हो। ठीक है, जाएगा जाएगा, बिजनेस जाएगा। अच्छा बात बोल दिया सर, टिप्स है ये। ठीक है, ये सीएसईए में पढ़ने का टिप्स है। शेयर मार्केट क्लास में तो बहुत टिप्स होता है, टिप्स ही टिप्स चलता है, ऐसे में टिप्स नहीं देता। टिप्स देने का काम नहीं करता ऐसे, लेकिन बोल दिया सर। ठीक है, बेसिकली मेरा आपको इतना बोलना है कि बिजनेस का फंडामेंटल चेक करो, देखो कि वो क्या अप्रोच ले रहा है। ग्रोथ चाहिए तो बिना डिविडेंड वाला कंपनी देखो, और अगर फिक्स इनकम की तरह डिविडेंड चाहिए तो फिर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है, पुराना बिजनेस है, फार्दर कुछ नहीं है, तेल बेचने वाला कंपनी, ठीक है, गैस बेचने वाला कंपनी, इसका क्या है, जो है एक मार्केट बन चुका है, और क्या है, प्रॉफिट होता जाएगा, एक लिमिटेड आता जाएगा, फिक्स्ड आता जाएगा, फार्दर कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ न्यू इनोवेशन नहीं है, कुछ न्यू मार्केट नहीं है। हाँ, फिक्स रहेगा, एक एक मार्केट बन गया उनका। हाँ, ग्रोथ हो चुका है, मैंने आप बोल सकते हो काइंड ऑफ सैचुरेशन में पहुंच गया है, और बहुत कुछ आगे बिगड़ेगा भी नहीं, खराब भी नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा, चलेगा। तो वो कंपनी क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैसा मार देगा। आईटीसी वन ऑफ द बिजनेस है ऐसा। आईटीसी का एक सेगमेंट है, उसको अलग करने का बात वो लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, 5 साल से सुन रहा हूं। होटल, आईटीसी का होटल अगर अलग हो जाता है, होटल बिजनेस में उसका ग्रोथ बहुत है, हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, क्योंकि उसका मिनिमम होटल या तो 3 स्टार या तो 5 स्टार होगा, है ना। तो 3 स्टार 5 स्टार में हाई इन्वेस्टमेंट, लेकिन इंडिया का किस्मत अलग ही जाएगा अभी, क्योंकि पूरा दुनिया भी भारत की तरफ देख रहा है, इतना तो दिखाई दे रहा है। देखो ना मोदी कहाँ कहाँ जा रहा है, हर देश उसको बुला रहा है। इवन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, पूरा दुनिया एक तरफ, मोदी एक तरफ। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा है, यूरोपियन वर्ल्ड एंड अमेरिकन वर्ल्ड। तो जयशंकर जी को पूछ रहे हैं कि जब रशिया पे सैंक्शन लग रहा है, हम लोग रशिया के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर रहे हैं। तो जयशंकर, कौन जानते हो ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी जवाब दे रहे हैं फॉरेन एक पत्रकार को, बोलते हैं कि ये जो सैंक्शन वर्ड है ना, वो आप लोगों के डिक्शनरी में हो सकता है, हम लोगों के डिक्शनरी में हम लोग ये सब यूज नहीं करते। हम लोग किसी कंट्री को ये सब सैंक्शन वैंक्शन नहीं लगाते, हम लोग का ऐसा कोई इतिहास नहीं है। मैंने सैंक्शन क्या होता है, वो बेसिकली एक कंट्री को एक साइड कर देना, उनके साथ कोई डील नहीं करना। तो ये बोलते हैं हम लोग सोवेरेनिटी पे बिलीव करते हैं। आज देखो ना, पाकिस्तान इतना बदमाशी करते हैं, बांग्लादेश छोटा सा कंट्री है ना, हम लोगों से ही बना हुआ है, इतना बदमाशी कर रहे हैं कि हम लोग बांग्लादेश पे सैंक्शन लगा रहे हैं। चाहे तो कर ही सकते हैं, 71 में उनको आजाद हम ही लोगों ने करवाया, चाहते तो उस टाइम पे इनको कंट्रोल भी कर सकते थे, कम से कम एक बदमाश को तो कंट्रोल हो जाता। लेकिन हम लोग इस तरह का कोई सैंक्शन, एटलीस्ट जब तक वॉर सिचुएशंस क्रिएट ना हो, हम लोग कम से कम फालतू ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशंस में ऐसा नहीं कि इस पे सैंक्शन लगा दो या फिर इसको एक साइड में कर दो, ऐसा हम लोग कभी नहीं किए, हमारे हिस्ट्री में नहीं है। ये सब सो कॉल्ड अमेरिका लोग करते हैं, और सीधा का सीधा बाइडेन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहना जरूरी है, फिर भी जयशंकर का अप्रोच देखो आप। अच्छा, जयशंकर को इतना छूट कौन दिया है, ऑब्वियसली मोदी ने दिया होगा, या फिर बीजेपी का थिंक कैबिनेट ने दिया होगा। तो भारत का चिंता, अच्छा सेम तरीके से फिर एक क्वेश्चन करता है कि फिर रशिया के साथ आप इतने अच्छे रिलेशन रखते हो, फिर आप यूक्रेन जाते हो, यूक्रेन में जाके जेलेंस्की को आप गले लगाते हो, तो बोलते हैं कि ये क्या है, तो बोलते हैं ये भी आप लोग नहीं समझोगे। सीधा फॉरेन पत्रकार को बोल रहे हैं, बोले हमारे वहां पर कोई किसी से मिलता है ना, ऐसे गले ही लगाते, चाहे रिलेशन अच्छा हो बुरा हो, हम लोग ऐसे ही मिलते हैं। तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है, इसके साथ पॉलिटिकल बात हम लोग नहीं करेंगे। मैंने ऐसा बात करता है ना, सीधा मुंह पे तमाचा मारता है, मेरे को गजब लगता है ना, वो जब ऐसा करता है कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब मेरे को भी देखो क्लास में पढ़ाता हूँ मैं भी कॉन्फिडेंट बोलता हूँ। ऐसा होना चाहिए नेता हमारे देश में, जिसको देख के लगे कि भाई देश कुछ करेगा आगे जाके। इमीडिएट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा सर, बोनस की तरह, बोनस की तरह इंपैक्ट, मैंने बोनस जैसे इमीडिएट इंपैक्ट नहीं देता है,
वैसा आप हम लोग के लाइफ में इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप अगर सोचते हो कि सर अगर इतना अच्छा है तो हमारा जिंदगी चेंज क्यों नहीं हो रहा है, अरे भाई अभी तो देश पॉलिसी स्टांस ले रहा है, इसका इम्पैक्ट देखते देखते 5-10 साल कम से कम, मिनिमम 5 years, मैक्सिमम 10 years, तब जाके आपको ये पूरा सिचुएशन चेंज होते हुए दिखाई देगा। शायद आप थोड़ा बूढ़ी हो जाओगे या बूढ़ा हो जाओगे, लेकिन दिखेगा, आपका नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। और बांग्लादेश वाले की तरह मत सोचो कि मोहम्मद यूनुस आया और एकदम शिवाजी दा बॉस की तरह सब चेंज हो जाएगा। ये बांग्लादेश के मूर्ख लोग सोच सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये सब मूर्खता है। कोई भी पॉलिसी में, सिचुएशंस में चेंजेस लाने में टाइम लगता है। जोमेटो 10 साल 12 साल से बिजनेस कर रहा है, अब जाके प्रॉफिट का मुंह देख रहा है, मजा क्या सर? देवेंद्र गोयल को देखे हो कभी? देखना कभी, दिखेगा पूरा मुंह पे, स्ट्रगल है, अभी भी स्ट्रगलर है, दिखेगा तुमको। सोच रहा है, तभी तो ऐसे ऐसे स्टांस लेते हैं कि खुद डिलीवरी बॉय बन के निकल जाते हैं। देखो देखो, जरूरी है ये सब देखना, मैं देखता हूँ, इंस्पिरेशन भी लेता हूँ। भाई देखो भाई क्या सोच रहा है, समझ गए सर? आगे से इतना डिसीजन तो ले सकते हो। ये सब बोल दिया था, ये सब मेरे कहानी किस्सों में ही छुपा हुआ है। ये देखो, मैच्योर कंपनी, ग्रोथ कंपनी, यही सब तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने एक्चुअली मैं जो बात सिंपल गप्पे मारते मारते बोल रहा हूँ ना, वही सब बात ये लोग थोड़ा सा लिखा है। ईपीएस डीपीएस ये भी तो बोल दिया था वो, स्ट्रक्चर खोल के। हाँ, तो थ्योरीज ऑफ डिविडेंड में दो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहे हैं सर। एक इररेलेवेंस थ्योरी और एक होता है रेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरी माने डिविडेंड इज इररेलेवेंट, एमएम अप्रोच ने बोला है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत कैपिटल स्ट्रक्चर में भी करके रखा, जो लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का क्लास किए उनको पता होगा। एमएम अप्रोच, इररेलेवेंस थ्योरी, डिविडेंड इज इररेलेवेंट एंड रेलेवेंस थ्योरी में डिविडेंड इज रेलेवेंट, ये गॉर्डन एंड वाल्टन मॉडल में बोला है। चलो एक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी माने बिजनेस के वैल्यूएशंस पे डिविडेंड देने से कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। इररिलेवेंस, जैसे मॉडिग्लिनी एंड मिलर हाइपोथेसिस। Modigliani Miller theory was proposed by Franco Modigliani and Metron Miller in 1961. MM approach is in support of the irrelevance of dividends. That is, firm's dividend policy has no effect on either the price of the firm stock or its cost of capital. मैंने शेयर के दाम पे भी इंपैक्ट नहीं करता है और बिजनेस के कैपिटल के कॉस्ट में भी इंपैक्ट नहीं डालता है। ये किसका मानना है? मॉडिग्लिनी मिलर का मानना है। अब ये एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस माने थ्योरी, ठीक है, मैंने एक रिसर्च है, ठीक है, कुछ कंडीशन के बेसिस में उन्होंने ये चीज बोला। अब क्या कंडीशन, क्यों कंडीशन, किस लिए कंडीशन, ये सब चीज आपको देखने को। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए फर्म डिपेंड सोनली ऑन इट्स अर्निंग पावर। किसी भी बिजनेस का इक्विटी शेयर का दाम ज्यादा होगा कि कम होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? उसके अर्निंग पावर। जोमेटो का फेस वैल्यू अगर देखोगे हार्डली 10% होगा। जोमेटो जब लिस्टेड हुआ था, कितना दिखाया आपको, करीब 100 के आसपास लिस्टिंग जब हुआ था। उसके बाद 2021-22 में जब उसका बिजनेस उतना चला नहीं, तो 40% में आ गया था, 45 से 46 में आ गया था। लेकिन 24 के स्टार्टिंग से उसके शेयर में जो ग्रोथ दिखा है, क्या रीजन है? हाँ, नहीं, तो 256 हो गया अभी। तो ये जो रिसेंट ग्रोथ आपको लास्ट 5-6 महीने में देखने को मिला है, क्या रीजन है उसका? देखो ये लाइन पे ही बात छुपा हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए फर्म डिपेंड्स सोलली, सोलली सोलली माने एकमात्र, ऑन इट्स अर्निंग पावर। अब बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं, सर क्या लगता है आपको शेयर का दाम बढ़ेगा कि गिरेगा? तो मैं क्या चेक करता हूँ,
सीक्रेट बता रहा हूँ आप लोग, अर्निंग पावर चेक करता हूँ, ये बिजनेस कमा कितना रहा है, शेयर में ग्रोथ है कि नहीं, सर जाएगा क्या, क्या क्या लगता है आपको? अर्निंग पावर देखो, पिछले 4-5 साल का बिजनेस का ग्रोथ देखो, अभी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखो, एकदम इमीडिएट चाहिए तो मे बी 3-4 साल में ग्रोथ नहीं है, थमा हुआ है। आपको एक बिजनेस दिखाएंगे, आप लोग अभी बोलोगे सर क्या गजब का काम करते हैं। 2018 के टाइम पे, 17-18 के टाइम पे मैं स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूँ अप्रोक्स 17 से, इसके बारे में आप लोग जानते हो। देखो क्या नाम है कंपनी का, आईचर मोटर, एक्चुअली ये ये जानते हो आप लोग। ये कंपनी का एक्चुअल जो प्रोडक्ट आप लोग जानते हो वो है रॉयल एनफील्ड। इसके एक ट्रैक्टर भी होता है, ट्रक भी होता है इसका, आईचर का ट्रक भी होता है, थोड़ा फैंसी स्टाइल ट्रक होते हैं। ट्रक बहुत ही अच्छा हॉर्स पावर का ट्रक होता है, थोड़ा महंगा आता है, नॉर्मल जो टाटा का ट्रक होता है हेवी ड्यूटी वाला नहीं होता, बट सॉफ्ट काइंड ऑफ है, बट काफी फैंसी काइंड ऑफ ट्रक होता है। अच्छा है आइचर मोटर का ट्रक, बहुत ही अंदर से भी बहुत खूबसूरत होता है, और बहुत ज्यादा लोड नहीं दे सकते आप, जैसे नॉर्मल टाटा का ट्रक, अशोक लेलैंड का ट्रक जो है ना, बहुत ज्यादा टन ले सकते हैं, इनका ट्रक ऐसा टन नहीं ले सकता, लेकिन गुड्स का नॉर्मल जो फैंसी गुड्स होते हैं ना, उसके लिए काफी अच्छे होते हैं। लेकिन इनका और इसका और एक चीज, इसका ट्रक से भी ज्यादा बिकता है इनका ट्रैक्टर, ट्रैक्टर होता है इसका। लेकिन इसका मेन जो ग्रोथ है 2013-14 से स्टार्ट हुआ। देखो सोया हुआ है पूरा, देखो पूरा सोया हुआ था। अब तुम अगर पिछले 10 साल से देखो, 2002 से आइचर मोटर की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा था, डिफरेंट प्रोडक्ट में जा रहा था। किस्मत का भी बात है, इंडियन इकोनॉमी का भी बात है। रॉयल एनफील्ड का बाइक का जो खेल है, अगर आप लोगों का, आप लोग बच्चे हो अभी, मैंने बेसिकली ज्यादा बड़े नहीं हो आप लोग, लेकिन जितना अगर आप लोग थोड़ा सा देखो, जब से मोटा मोटी आप लोग स्कूल में थे, तब से अगर आप देखो कि रॉयल एनफील्ड का सेल आई थिंक स्कूल लेवल से ही आप लोग देखने लगे हो। अगर मुझे पूछोगे, मैं जब बड़ा हो रहा था उस टाइम पे, मैं जब क्लास 10-11 में पढ़ता था, रॉयल एनफील्ड बाइक होता था वेरी फ्यू पुलिस ऑफिसर्स के पास, और नॉर्मल ट्रेंड था उस टाइम, तो हम लोग बुलेट के नाम से जानते थे। ठीक है, तो बुलेट गाड़ी अगर एरिया में किसी के पास होता था, आवाज भी देता था। ठीक है, और जब भी वो जाता है ना रास्ते से, सबको बाहर है कौन जा रहा है, देख 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 देख। तो हम लोग के टाइम पे ऐसा था। तो बाद में इसका थोड़ा फैंसी मॉडल आया जिसमें थोड़ा आवाज भी कम है और लुकिंग्स अलग हुआ है। तो रॉयल एनफील्ड हर कोई लेना भी पसंद नहीं करता था, और एटीट्यूड भी रॉयल एनफील्ड टाइप का नहीं था। और दूसरा एक था कि दाम भी इतना था, उतना लोग नहीं जा सकता था। सो कहीं ना कहीं 13-14 से लोगों का इनकम में ग्रोथ हुआ। ये वन ऑफ द मैंने मेन थिंग है, लोगों का इनकम चेंज होना, लोगों का स्टाइल स्टेटमेंट चेंज, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों का जो स्टाइल स्टेटमेंट चेंज हुआ है। लोगों का फैन फॉलोइंग कौन था, मैंने किसको लोग फॉलो करता था, धोनी, जॉन अब्राहम। ठीक है, ऐसे लोग बेसिकली आपका फॉलोअर्स बने, आप उनका फॉलोअर बने। मैंने, मैं अगर लड़का लोगों का बात करूं एज वेल एज लड़की लोग, तो लड़की लोग सर जो धूम से वो ट्रेंड सेट हुआ था बाइक का, हाँ, धूम जब धूम से आया भी था। ट्रेंड हुआ था, वेरी गुड सर, वही चीज बोल रहा हूँ कि अब शाहरुख खान लोग तो ऐसे बाइक चलाने वाला कॉन्सेप्ट से दिखाए नहीं ना, और पहले का हीरो लोग ऐसे था भी नहीं, समझ रहे सर? इवन सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर लोग भी थे, ये लोग रॉयल एनफील्ड चलाने का कोई कॉन्सेप्ट इनके था नहीं। धोनी मैंने ये सब जो मसल्स वाला पावरफुल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो चेंज हुआ 12-13 के बाद से। और उस टाइम से रॉयल एनफील्ड चलाने का एक ट्रेंड भी क्रिएट हुआ, सेल जनरेट हुआ। पूरा देखो खेल 13-14 से ही इसका शेयर का दाम था 300 टका। इवन मैं जब 17-18 में पढ़ा रहा था, तब इसका दाम 1800-1900 ऐसा चल रहा था। तब भी मैं बोला भाई ले लो, ये अभी भी ग्रोथ देगा। मुझे अभी भी लगता है कि रॉयल एनफील्ड का सेल अभी बहुत बाकी है। इवन अभी भी ये थोड़ा करेक्शन करे ना, अभी भी दम है, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया। कितना चल रहा है? 4759। 10 साल में 300 का चीज 4700, मैंने अप्रोक्स 5000 ही घुस गया बोल सकते हो आप। ठीक है, कुछ समझा? ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। अर्निंग पावर, जब अर्निंग पावर नहीं था शेयर में ग्रोथ नहीं था।
जब से अर्निंग पावर चेंज हुआ शेयर में ग्रोथ देगा। ठीक है, समझने के लिए बहुत कुछ है, ना समझो तो बस 4 लाइन है, अगर इसको तुम इग्नोर करो, लाइन है, पढ़ ले यार, क्या है, रट्टा लगाते लगाते जिंदगी बीत जाता है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऐसे, मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर ऑफ फर्म डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स अर्निंग पावर, ऑन इट्स अर्निंग पावर। पढ़ लो भाई, एग्जाम में जाके हग लो, पॉटी कर लो, उल्टी कर लो, जो करना है कर लो। डोंट भाई सर, ऐसे में थोड़ा सा ऐसे ही बोल देता हूँ कभी कभी। Market value of equity shares of firm depends solely on its earning power and it's not influenced by the manner in which its earning are split between dividends and return earnings. कि तुमने कितना डिविडेंड पे लगाया, कितना रिटर्न अर्निंग पे लगाया, इस पर डिपेंड नहीं करता है, अर्निंग पावर पे शेयर का दाम डिपेंड करता है। ये एमएम का हाइपोथेसिस। इसलिए डिविडेंड दो ना दो क्या फर्क पड़ता है, इररिलेवेंस थ्योरी, बात समझ में आ रहा है सर? पहला पॉइंट पे ये कुछ बताना चाह रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय डिविडेंड साइज, ज्यादा डिविडेंड दो कम डिविडेंड दो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स पे कोई मैटर नहीं करता, डिविडेंड देने से भी क्या है, ना देने से भी क्या है। जब आप रेलिवेंस थ्योरी पढ़ोगे तब आपका सोच थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसका सोच के साथ अपना सोच को लगाओ, मुझे ये ज्यादा पसंद आता है ऐसे। लेकिन हम उसको भी, रेलिवेंस थ्योरी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अंडर एमएम हाइपोथेसिस देयर इज नो मीनिंगफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन डिविडेंड एंड शेयर परचेस रीपर्चेस, दे बोथ आर वेज ऑफ फॉर ए कंपनी टू रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर्स। चाहे आप अपना शेयर मार्केट से खरीद लो, लोगों को पैसा दो, या फिर डिविडेंड दे दो। ये चीज हम लोग क्लास क्लास में पढ़े थे, डिविडेंड देने के थ्रू से भी हम लोग पैसा देते हैं, और अपना ही शेयर मार्केट से रिपर्चेस करके भी, अल्टीमेटली बायबैक करके भी लोगों को पैसा देते हैं। तो इनका मानना है तो फिर डिविडेंड दिया या डिविडेंड नहीं दिया क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली शेयर होल्डर को कैश देना ही तो आपका काम है। तो फिर डिविडेंड का क्या रिलेवेंसी निकला एमएम के एंगल से। एमएम जब ये हाइपोथेसिस दे रहा है, रिसर्च दे रहा है, इसमें एमएम बता रहे हैं perfect capital market, the firm operates in a market in which all investors are rational, मैंने सब लॉजिकली सोचते हैं, एंड इंफॉर्मेशन जो है मार्केट का वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। अच्छा, एक चीज इन लोग डिसीजन लिया है, देयर आर नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। ये इनका मानना है, हर बात एग्री नहीं किया जा सकता, सारा कंडीशन आप एग्री नहीं कर सकते, कुछ बात दबदर है, कुछ बातें रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता, कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर जाता है। ये बोल रहे हैं कि देयर आर नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन माने कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम माने अदर सोर्स इनकम। हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो अदर सोर्स में स्लैब में आ जाते हैं हमारे देश में। कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल गेन में जाता है, सेक्शन 111 ए या 112 कॉन्सेप्ट में आता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के एंगल से। तो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन इज देयर डिपेंडिंग ऑन द कंट्री टू कंट्री। एक्चुअली ये अप्रोच सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एक्चुअली ये तो फॉरेन अप्रोच माने यूरोपियन एंड अमेरिकन अप्रोच है, तो वर्ल्ड के सभी देशों में पढ़ा जाता है। तो ये जब कुछ चीजें रेडी कर रहा है तो अपने देश के हिसाब से उस टाइम पे जो चल रहा था उस तरह का कुछ सोच इनके दिमाग में चल रहा है, वो थोड़ी ना इंडिया को देख के चल रहा है, ठीक है। तो बाकी आप अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से वो चीज चेंज हो सकता है। This assumption is necessary for the universal applicability of the theory since the tax rates may be different in different countries. यही बात मैं कर रहा हूँ। कोई कोई कंट्री है टैक्स ही नहीं लेता है, कोई कंट्री है हाई टैक्स लेता है, कोई कंट्री है मॉडरेट टैक्स लेता है। Fixed investment policy, it is necessary to assume that the all investment should be financed through equity only. ये भी वास्तव में पॉसिबल नहीं है, कंपनी अपना सारा फाइनेंसिंग इक्विटी से करे, ये भी बहुत मुश्किल है, तब तो बैंक बंद हो जाएगा, लोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। Since implications after using debt as a source of finance may be difficult to understand, further the impact will be different in different cases. क्योंकि अगर आप फाइनेंस मैंने लोन बर्डन में चलोगे तो लोन बर्डन के कारण आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, लेकिन जो पैसा कमाओगे वो इंटरेस्ट में चला जाएगा, तो फिर बिजनेस पे अर्निंग पावर जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए इनका मानना है कि कोई लोन इंटरेस्ट का बर्डन ना रहे, बिजनेस एकदम खुला सांड की तरह चले। व्हाई आई यूज दिस वर्ड खुला सांड, मतलब एक्चुअली ये वर्ड यूज होता है ना, सांड की तरह काय घूम रहा है, ऐसा बोलते हैं हमारे सोसाइटी में, क्योंकि सांड खुला घूमते हैं ना, ठीक है। तो अगर अगर बिजनेस इक्विटी ओरिएंटेड है
तो इक्विटी ओरिएंटेड पे तुम डिविडेंड टाइम पे दो ना दो, कोई ऑब्लिगेशंस तो नहीं है ना। हाँ मे बी शेयर होल्डर छोड़ के जा सकता है, लेकिन कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है ना आपका। लोन के केस में लीगल ऑब्लिगेशंस है, बैंक का लोन नहीं दोगे 2 दिन में बैंकरप्सी फाइल हो सकता है, नोटिस भेजेगा ये लोन नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, 2 दिन 4 में आपके केस में पीआईएल फाइल हो जाएगा, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर जैसे रिसेंटली एक बड़ा बिजनेस का नाम लेता हूँ, बाइजू, और बड़ा बिजनेस लो, उड़ान क्या बोलते हैं उसको, जेट एयरवेज, जेट एयर किंगफिशर एयरलाइंस तो घटी पूरा खत्म हो चुका है उसका, घर घर घुस विजय चुका माल है। विजय माल्या, जेट का हालत एकदम बर्बाद है। बिग बाजार बर्बाद होते होते बच गया, रिलायंस खरीद लिया, नहीं तो बर्बाद हालत हो जाता है। हाँ, नाम क्या, लेकिन एटलीस्ट कटोरा तो हाथ में नहीं है। विजय माल्या इसका क्या हालत हुआ, विजय माल्या का तो दारू का कंपनी इसको बचा के रखा है, लेकिन जेट का क्या हालत, किंगफिशर जेट का जेट का हालत क्या हुआ, जेट इतना खराब हालत हुआ कि उसको तो सदमा आ गया, जेल में चला गया था, तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। फिर जितना थोड़ा बहुत भी एयरलाइंस एयरबस बचा हुआ है उसके पास, मैंने फ्लाइट बचा है वो उसको बेचने का कोशिश कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण बेच नहीं पा रहा है क्योंकि प्योर कॉन्सेप्ट में नहीं है। फ्रेश हालत होगा तब ना बेच पाएगा, इतना ऑब्लिगेशन लगा हुआ है, फ्री जब तक नहीं होगा बेच नहीं सकता। फिर कैंसर हो गया है, ठीक है, उनका वाइफ का भी तबीयत खराब है, उनका भी तबीयत खराब है, नरेश गोयल, बहुत हालत खराब है। अभी मैंने क्या बोलेगा। अच्छा इसलिए यहाँ पर इसने डेब्ट कॉन्सेप्ट को रखा नहीं, पूरा का पूरा इक्विटी सोर्स। नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये भी कैसे संभव है सर, मैंने ये मार्केट पैसा उठाएगा और कोई फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। ब्रोकरेज चार्जेस जो रहता है या फिर मार्केट से पैसा रेज करने का एक मार्जिन बैंकिंग चार्जेस, या फिर जिसको हम लोग अंडर चार्जेस बोलते हैं, आपको मार्केट से पैसा रेज करने के लिए कुछ तो अंडर राइटर्स के थ्रू से पैसा रेज करना होता है, अंडर राइटर्स एक बड़ा अच्छा खासा कमीशन उठाते हैं। ये जो कंपनी आईपीओ लाते हैं तो आईपीओ का जो इतना पैसा होता है, तो उसका पैसा जो रेज करेगा, जो जिम्मा लेगा, मार्केटिंग करेगा, फिर इतना बड़ा चार्टर्ड को रखेगा, सीएस को रखेगा, सीएमए को रखेगा, इतना कॉस्टिंग संभालेगा, पैसा नहीं लेगा बंदा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होता है, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लग रहा है सर। तो दिस कॉस्ट में डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, मार्केट टू मार्केट, इसलिए इसको भी ये न्यूट्रल कर दिया। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एक्सिस्ट, investors are able to forecast future price and dividend with certainty, and one discount rate is appropriate for all securities and all time periods। माने अनसर्टेन कुछ नहीं रहेगा, सब सर्टेन, माने बिजनेस होगा, आगे ही बढ़ेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। रियल लाइफ, ठीक है, डिविडेंड विद सर्टेनिटी है, माने डिविडेंड देता रहेगा कंपनी, वन डिस्काउंट रेट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल सिक्योरिटीज एंड ऑल टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर देखो, जब एक अप्रोच रेडी होता है ना, तो कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे देखो ना, ये क्या बोलते हैं इसको, जब कोई वायरस वगैरह हो जाता है तो बोलता है कि ये दवाई देने से ठीक होगा या वो दवाई देने से ठीक होगा, लेकिन वो एक कंडीशंस में वो लोग उस चीज को रिसर्च करते हैं, फिर वो कंडीशन के बाहर आने से क्या रिएक्ट करेगा, उतना आसान नहीं होता है ना। तो कुछ होते हैं कंडीशनल बेस, तो ये इनका कंडीशन है, इस कंडीशन में ऐसा होगा। सिचुएशन अंडर एमएम अप्रोच, farm pays cash dividend keeping in mind assumption under mm hypothesis, farms may have 3 possible situations regarding payment of dividend। farm pays cash dividend from reserve and surplus, ये तो हम लोग लॉ के थ्रू से भी जानते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस से ही डिविडेंड दिया जाता है। इन दिस सिचुएशंस द शेयर होल्डर रिसीव कैश फ्रॉम द फार्म, thereby reducing the cash balance of the farm। obviously बिजनेस का कैश बैलेंस कम हो जाएगा, देर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम वन पॉकेट टू another pocket of the shareholders with no net gain or loss, so payment of cash dividend will not affect the value of the firm। मैंने कहना ये चाहता है कि कंपनी तो शेयर होल्डर के पैसे से ही चलते हैं, तो इनका मानना है कि अगर कंपनी के पास जो डिविडेंड कैश पड़ा हुआ है, अगर वो डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो भी जाता है, तो अल्टीमेटली एक शेयर होल्डर का पैसा दूसरे शेयर होल्डर के पास जा रहा है,
इसमें अल्टीमेटली ओवरऑल बिजनेस के वैल्यूएशन में क्या चेंज है, ये तो जस्ट ट्रांसफर हुआ है। मानो तुम कंपनी का मालिक हो, तुम डिसीजन लिए कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब तुम मालिक हो, तुम भी तो शेयर होल्डर हो, मैं एक दूसरे अदर शेयर होल्डर्स हूँ। अब तुम्हारे पास जो पैसा है बिजनेस में, वो पैसे तुम बाकियों में बांट रहे हो, तो तुम भी शेयर होल्डर, मैं भी शेयर होल्डर। तो तुम्हारे शेयर होल्डिंग का कुछ हिस्सा तुम सेक्रीफाइस करके कंपनी का कुछ हिस्सा बाकी लोगों पे बांट रहे हो, तो इसमें वैल्यू क्यों चेंज होगा? ए के पास था, बी के पास गया, बी के पास था, सी के पास गया। समझ में आ रहा है सर? तो वन पॉकेट अनदर पॉकेट विद ऑफ द शेयर होल्डर विद नो नेट गेन और लॉस, मतलब इसमें ना तो किसी का गेन है और ना ही किसी का लॉस है। एक्चुअली ये एक फिलोसॉफिकल वे में बात कर रहे हैं। क्यों फिलोसॉफिकल वे है मैं समझाता हूँ कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसको अगर तुम जियोग्राफिकल या फिजिक्स वे में सोचो, इस पूरा वर्ल्ड का जो ओवरऑल एरिया है, क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? जैसे हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि दुनिया डूब जाएगा, ये वो हो जाएगा, बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारा प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ जगह डूबेगा तो कुछ जगह नया बन भी सकता है। अगर मालदीव डूब जाए तो हो सकता है कि कोई एक नया आइलैंड आ जाए। जैसे न्यूजीलैंड जो है, वो एक्चुअली एक आइलैंड है। उसका पूरा जो एरिया है, न्यूजीलैंड जितना ऊपर उठा हुआ है ना, उसका पूरा एरिया एक पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह है, लेकिन उतना ऊपर नहीं है, मैक्सिमम सबमर्ज्ड है, समुद्र के नीचे है, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन जो भी एरिया है उधर। तो उसका नाम है जीलैंड। वो जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसका अगर नाम दिया है साइंटिस्ट ने, जीलैंड। तो अगर कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर जगह डूब गया तो जीलैंड ऊपर आ गया, अगर जीलैंड ऊपर आ जाता है एक अनदर कॉन्टिनेंट आ जाएगा। और जीलैंड इतना बड़ा है साइज में, जिसके अंदर पूरा इंडिया समा सकता है, उससे भी बड़ा है, जिसके अंदर एक पार्ट न्यूजीलैंड है, और जो समुद्र में बहुत गहरा नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत नीचे है, हार्डली 40-50 मीटर नीचे। वो पहाड़ी है पूरा, दिखता है, इजीली दिखता है, समझे? लेकिन वो पानी के नीचे है। अब मानो कुछ एरिया डूबता है तो कुछ एरिया उठ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। साइंटिस्ट अपना अपना बोलता है, जिसका मतलब क्या कि हम लोग बोलते हैं ध्वंस हो जाएगा, हाँ हो सकता है कि कुछ एरिया खत्म हो जाएगा तो कुछ एरिया बन जाएगा। तो ओवरऑल जो मास है ओवरऑल वो तो सेम रहेगा। तो इनका कहने का मतलब कुछ इसी तरह का है ना। जैसे मानो आप मोटे हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी बायोलॉजिकल एंगल पे बात करूंगा, डॉक्टर की तरह न्यूट्रिशनिस्ट की तरह। आप मोटे हो अगर पतला हो रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर दो चीज बोलूंगा। पतला का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो जाओगे, सॉलिड रहोगे, लेकिन आपका जो चर्बी है वो भी एनर्जी तो है, लेकिन वो एनर्जी कुछ काम नहीं कर रहा है बोल के वो चर्बी हो गया। अब मानो कि आप जिम जाते हो, जिम में जाके अगर आपके पास बड़ा सा पेट है, ठीक है, बड़ा जैसे मेरा बन रहा है, ठीक है, तो अगर ये पेट का चर्बी मैं प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं पूरा बॉडी में एनर्जी को, तो वो मसल्स में कन्वर्ट हो सकता है। और मेरा जो वेट है, मानो मैं 75 का हूं, ठीक है, तो मेरा 75 75 ही रह जाएगा, बस मेरा बॉडी का सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल, जीलैंड से भी अच्छा एग्जाम्पल। पढ़ा रहे हैं फिनेंस, कभी फिजिक्स, कभी जियोग्राफी, कभी बायोलॉजी। हाँ हाँ, भयंकर बात है। अभी कोई सोचता हूँ इतना टैलेंट कहाँ रखी है। चलो, firm pays cash dividend from new issue of shares. If the firm does not have sufficient cash available for dividend, it will issue new shares and therefore will use the amount received for the payment of dividend. Here, shareholder receive cash but suffer an equal amount of capital loss due to dilution or control over the asset of the company, and dilution in earning per share. With the increase in the total number of shares, earning per share will also reduce. Thus, there is no change in the wealth of the shareholders. माने अगर फर्म कैश डिविडेंड दे रहा है फ्रॉम न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स, माने डिविडेंड दे रहा है न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स है, मैंने कंपनी ने नया शेयर इशू किया। पहले कंपनी का 1 लाख शेयर होल्डर था, मानो बाद में 2 लाख शेयर होल्डर। तो कंपनी का अर्निंग जो है, पहले 1 लाख लोगों पे बांटता था, जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं, मैंने पैट बाई
नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। पहले मानो शेयर पैड बाई नेट नंबर ऑफ शेयर करके 1 लाख पे बांटता था, अभी मानो 2 लाख पे बांटेगा। लेकिन इससे क्या कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस साइज है उसमें क्या चेंजेस है? बस कभी 1 लाख पे बांटा जाता था, अभी 2 लाख पे बांटा जा रहा है। तो अगर ज्यादा डिविडेंड जा भी रहा है तो उसमें ओवरऑल क्या चेंजेस है? पहले 10 लाख प्रॉफिट करता था, अभी भी 10 लाख प्रॉफिट करते हो। पहले 1 लाख पे बांटते थे, अभी 2 लाख पे बांटते हो, क्या फर्क पड़ता है? अब इनका थॉट प्रोसेस समझ रहे हो सर? वही वाला बात ये कर रहा है। So there is no change in wealth of the shareholders. Firm does not pay any dividend. When the firm does not pay any dividend, but shareholder want to receive cash, then shareholder may sell part of his shareholding in the market. Therefore, the cash received in the hands of shareholder may be known as homemade dividend. In this situation, the shareholder receive cash, that is capital received but loss in the form of capital loss due to dilution of control over the asset of the company among existing and new shareholder. Hence, there will be no gain or loss, and the value of the firm will remain दूसरे हाथ में आएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए तो नाम है इररिलेवेंस। वो किसी एक के एंगल से नहीं बात कर रहा है, होल के एंगल से बात कर रहा है। इसीलिए जिस भी एंगल से सोचे, ठीक है, मैंने कुछ बात होगी स्पिरिचुअल टाइप में सोचा पूरा, ठीक है, कि तुम बस कर्म करते रहो, ठीक है, ओवरऑल चेंजेस तो मेरे हाथ में ही है। ठीक है, जैसे ऐसे हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है कि ये जो स्पिरिचुअलिस्टिक वे में क्या टीचिंग देता है, बोलते हैं कि ये बॉडी कुछ नहीं है, सब तो आत्मा का खेल है, ठीक है। चाहे कोई भी धर्म देख लो, सभी धर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी चला जाएगा, लेकिन आत्मा जो है यही रह जाता है। अगर मैं मर जाता हूँ, मेरा आत्मा निकल के किसी कुत्ता के अंदर जा सकता है, बिल्ली के अंदर जा सकता है, या फिर मोटा मोटी यही आत्मा रहे, ये चेंज नहीं। ओवरऑल जो आत्मा है वो रहे, वो स्पिरिट, आत्मा माने स्पिरिट जो है यही है। ये बॉडी तो बस नाम का है, कोई आता है कोई जाता है। आत्मा का चेंजेस नहीं है ना, ये नॉलेज नहीं है, हम लोग फील नहीं कर सकते। बट यस, जो लोग इस तरह का नॉलेज रखते हैं वो बिल्कुल फील कर सकते हैं कि आत्मा होता क्या है, स्पिरिट होता क्या है, ठीक है। शमशान घाट में जाओ और क्या हुआ, डर लगता है? अगर ये सब बात समझ जाओगे ना, डर कम हो जाएगा। हाँ सर, दोनों होते हैं। जैसे मानो मैं अगर अच्छा अच्छा बात करूं, अगर मैं खराब बात करूं, अच्छा बुरा दोनों होगा, क्या चीजें? At the end of the current financial year, Dev Limited has 2 lakh outstanding equity shares with market price of ₹10 per share with no other external borrowing. Since the company follows no borrowing policy, the company has used all its retained earning for capital expenditure. The company also pays a constant dividend of 3 per share and its cost of capital is 10%. Now analyzing both situations when dividends are not paid or paid. If dividends are not paid, then the total number of equity shares will remain same as no new shares are issued. तो मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? P1 माने मार्केट प्राइस को यहाँ पर P1 बोल रहे हैं, P0 माने करंट प्राइस, 1 प्लस KE माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस D1 माने डिविडेंड। जैसे P0 माने मार्केट प्राइस जो चल रहा है करेंटली 10%, इसके साथ तुम 1 प्लस ये फॉर्मूला के लिए आया है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बोला है? 10%। लोन तो इसका है नहीं, इसलिए इक्विटी बोला जा रहा है सर। तो इक्विटी का जो रिटर्न दे रहा है 10% दे रहा है, तो 1 प्लस 0.10। और पहला केस में हम लोगों ने डिविडेंड दिया नहीं, तो अगर तुम्हारा 10% था और बाद में 10% तुमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी किया, तो तुम्हारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा? 11। तो फार्म का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर फार्म के पास 2 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, 11 इंटू 2 लाख करके 22 लाख। देखो, हाँ, फिर आगे का कहानी देखो। एज द कंपनी स्ट्रिक्टली फॉलोज द नो बोरोइंग पॉलिसी, ठीक है, इसका कोई लोन नहीं है, क्योंकि एमएम बोला है कि हम लोग सारा पैसा इक्विटी से ही लेंगे, तो नो बोरोइंग करते हैं। वास्तव में ये रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है, बट यस देयर आर सर्टेन फर्म्स जो ऐसा करके दिखाया है, नो लोन पर बिजनेस ग्रोथ किया है,
एक एग्जाम्पल है जीरोधा, ठीक है। As the company strictly follow the no borrowing policy, they can pay the dividend of ₹3 per share. If it will have to issue new shares to finance the dividend payment as to no return earning is available. डिविडेंड इसलिए देना पड़ता है क्योंकि इसने सोचा कि नो बोरोइंग है, लेकिन ये अभी डिविडेंड देगा, पहला केस में डिविडेंड नहीं दिया था। मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ता है। P0 क्या था मेरा 10%, 1 प्लस 0.10 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले केस में डिविडेंड 0 था, इस केस में डिविडेंड 3 है। कैलकुलेट करके देखो 8 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशूड, फंड्स रिक्वायर्ड, टोटल डिविडेंड टू बी पेड, मैंने फंड्स रिक्वायर्ड मैंने जितना डिविडेंड मुझे पे करना है, इसको डिवाइड कर देंगे P1 से, मैंने जो मेरा मार्केट प्राइस आया है। तो जितना फंड रिक्वायर्ड है उसको अगर मैं मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर दूं, तो 2 लाख शेयर था, 3% करके डिविडेंड था, तो 2 लाख इंटू 3 करके कितना होता है 6 लाख। 6 लाख शेयर्स 8% से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75,000 शेयर्स। फर्म का वैल्यू करो 8 इंटू, अच्छा ये इसको करके देखो तो 6 लाख बाई 8 कितना होता है 75 होता है कि 2 लाख 75 होता है। $75,000 इंटू 8 करने से कितना आ रहा है? ओ अच्छा, पहले का 2 लाख था ना सर, सॉरी सर, ये 75,000 न्यू इशू है। वेरी गुड, थैंक यू सर, मैं भूल गया था। 75,000 तो नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशू, मैंने न्यू शेयर कितना उसने इशू किया, और पहले का तो 2 लाख उसके पास आउटस्टैंडिंग था ही, तो 2 लाख और 75,000, ठीक है, 2 लाख और 75,000, तो 2 लाख 75,000 उसको 8 से इंटू करो तो ओवरऑल 22 लाख ही हुआ ना। तो मिलर को इग्नोर नहीं कर सकते। भले ही उसने घुमा फिरा के बात किया हो, बट उसने जो सिचुएशंस बनाया, उस सिचुएशंस अगर बिजनेस पे है तो वैल्यू ऑफ द फर्म बना रहेगा। सब कुछ देने के बाद भी, ना देने के बाद भी एक ही वैल्यू आ रहा है। एक बार दे के देखा, एक बार ना दे के देखा, ठीक है। इस वीक में हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ठीक है। उस क्लास में मैं आपको इररिलेवेंस थ्योरी में भी, सॉरी रेलेवेंस थ्योरी पे एक बात कर लूंगा, तो ये डिविडेंड पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा। इन आज कौन सा डेट है, मंगलवार ना, सैटरडे लॉ का एक्स्ट्रा देता हूँ। हाँ थर्सडे को ही रखूंगा, हाँ हाँ थर्सडे को ही रखेंगे, या तो थर्सडे। अच्छा मैम का क्लास कब है तुम लोगों का? फ्राइडे को ही रहता है मैम का क्लास, फ्राइडे को ही क्लास होता है मैम का। फ्राइडे कितने बजे? 11:30 से ना, तो फ्राइडे या तो थर्सडे देंगे। फ्राइडे इवनिंग में मैम का क्लास रहता है कुछ? मैम के पास कोई क्लास नहीं रहता? मेरा भी नहीं रहता, मेरा दूसरा क्लास रहता है। हाँ वही एक्चुअली बाकी टाइम रहता है। ठीक है तो फिर, अच्छा फिर शाम को जीएसटी का क्लास रहता है, तो फिर थर्सडे ही रखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ऑफलाइन, ऑफलाइन रहेगी। दिमाग में नहीं जाते हैं, पोते का दिमाग में घुसता नहीं है, ठीक है। तो उस दिन हम लोग बाकी जो फॉर्मूलाज बचा हुआ है, ठीक है, वो समझ लेंगे तो फिर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अच्छा आप लोग ना एमएम हाइपोथेसिस के ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, प्लीज इसको एक बार गो थ्रू करके आइएगा, ठीक है। नोट्स मेरे से कलेक्ट कर लेना अगर नहीं है तो, ठीक है सर। तो फिर आज इतना ही है, बाय फिर, गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। Hi sir, good night. बाय सर, गुड नाइट।